नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे आपके साथ और मेरे साथ हमारे चार मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। पहले आपको यह बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इस्तीफा दिया गया कि लिया गया, इन सब चीजों को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती जा रही है और कुछ डेवलपमेंट भी उससे जुड़ी हुई हैं। आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, किसने क्या बोला, कौन किससे मिला, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसके बारे में बताया है और कहा है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक बार जब सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी तो उसके बाद फिर तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तो आपने देखा कल उपराष्ट्रपति का इस्तीफा पहले मंजूर किया राष्ट्रपति ने, उसके बाद एक गजट नोटिफिकेशन निकाला गया कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है और अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वैसे आपको बता दें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि इतने दिनों में ही आपको चुनाव करवा लेना है। जल्द से जल्द जैसे ही वैकेंसी होती है उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव की बात जो है वो कही जाती है। अब देखिए, चुनाव आयोग ने एक ही दिन बाद ये कह तो दिया कि हमने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसका मतलब ये कि चुनाव भी शायद अब जल्द ही हो जाएगा। तो पहले इस पर मैं चाहूंगा अपने मेहमानों की राय। विनोद जी, ये आज चुनाव आयोग ने जो बताया तैयारियां शुरू करने के बारे में, इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि चुनाव आयोग तैयार है और जैसे ही मतलब सरकार का एक तरह से होम मिनिस्ट्री का उसको वो होगा तो वो चुनाव की नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर देगा और 32 दिन की पूरी प्रक्रिया है। अच्छा। अधिसूचना जारी होने से लेकर के और परिणाम घोषित होने तक उस 32 ये नोटिफिकेशन तो नहीं है ना? ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये तो चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम तैयार हैं चुनाव कराने। वैकेंसी क्रिएट हुई तो चुनाव आयोग अपने आप एक्टिव हो गया। बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। चुनाव आयोग ये नहीं बैठ सकता कि भाई वो अपनी पूरी तैयारी उसकी है और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन देगा, नोटिफिकेशन के बाद फिर नामांकन की प्रक्रिया है, फिर क्या कहते हैं पर्चा वापसी और उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया है और उसके बाद कैंपेन के लिए 15 दिन का समय मिलता है। वो एक तरह से पूरी जैसे राष्ट्रपति के चुनाव होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का होता है। फर्क ये है कि इलेक्टोरेट डिफरेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के विधायक भी डालते हैं वोट और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही सिर्फ वोट डालते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है जैसे पूरी होगी तो नए सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। हाँ, सीक्रेट बैलेट से होती है। मतलब इसमें विप नहीं हो सकता पार्टियों का? विप नहीं होता, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। अरे क्रॉस वोटिंग हुई है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वो अलग बात है, परिणाम उस तरह से नहीं आए। लेकिन जैसे शेखावत जी जब थे तो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव लड़े थे वो तो उनको उनके पक्ष में कुछ वोट एक्स्ट्रा पड़े थे। तो इस तरह से जो है ठीक है ये होता है क्योंकि उसमें विप नहीं होता है और बैलेट से ही होता है, वो ईवीएम मशीन से नहीं होता। अब बैलेट से होता है। मैंने तो पढ़ा पेन भी चुनाव आयोग ही देता है कि इसी पेन से आपको जो है अपनी प्रेफरेंस लिखनी है। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। प्रेफरेंशियल वोटिंग मतलब एक व्यक्ति अपने नंबर 1, 2, 3 जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम के आगे लिखेगा और जिसको सबसे ज्यादा मिले वोट। पहले यदि मेजोरिटी एक बार में मिल जाती है फर्स्ट प्रेफरेंस में तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो सेकंड प्रेफरेंस काउंट होता है। मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद जोड़ने के बाद हाफ वे मार्क, वही मेजॉरिटी भी वोटिंग करते हैं। जो नॉमिनेट है राष्ट्रपति के बाहर वो भी वोटिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री रवाना हुए यूके के लिए, उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही थी जी। चलो, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के वोट उसमें होते हैं। मोटे तौर पर जो राज्य सरकार की स्थिति है पार्लियामेंट में वही उसका वोटिंग पैटर्न है एक मोटे तौर पर। और उसमें कोशिश होती है कि सरकार जो है अपने नंबर से ज्यादा नंबर उसमें डाले। पिछली बार भी 568 वोट मिले थे धनखड़ साहब को जी, 568। देखिए अभी की स्थिति जो है, क्योंकि हम लोग अब बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको नंबर भी दे ही देता हूं। जो करंट स्ट्रेंथ है दोनों हाउसेस को मिलाकर के वो 782 है। इसका मतलब हाफ वे मार्क जो है वो है 392, जिसे हम जादुई आंकड़ा कहते हैं। 5 सीटें वैकेंट है राज्यसभा में, या लोकसभा में 1 वैकेंट है और राज्यसभा के अंदर 5 वैकेंट है। उसको फैक्टर इन करके ये आंकड़ा दे रहा हूं। 782 टोटल, हाफ वे मार्क 392। अब अगर इसमें आप एनडीए की बात करें तो लोकसभा में उसके पास जो है 293 सदस्य हैं और राज्यसभा में उसके पास 134 हैं। तो इसका मतलब एनडीए की स्ट्रेंथ है 427। तो और मैंने बताया आपको चाहिए 392, तो कोई दिक्कत नहीं है एनडीए को इसमें अपने नॉमिनी को दिक्कत नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि उम्मीदवार कौन होता है इस पर भी काफी निर्भर होता है क्योंकि कुछ उम्मीदवार, वैसे शेखावत जी का उदाहरण लिया। अब याद कीजिए प्रतिभा पाटिल जब
चुनाव लड़ी थी राष्ट्रपति का, तो शिवसेना ने उनको समर्थन कर दिया था। जब शिवसेना अपोजिशन बेंच में थी, प्रणब मुखर्जी का शिवसेना ने कर दिया था, वो दूसरी तरफ थे। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि जिनसे आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं उनका समर्थन भी मिल जाता है। जैसे ये ऑपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है, इसमें 249 लोकसभा में, 106 राज्यसभा में, 355 है। लेकिन इसमें कैच ये है कि इसमें वो लोग भी हैं जो कि नॉन एनडीए और नॉन इंडिया अलायंस के हैं, जो दोनों तरफ नहीं है, जैसे बीजेडी है। जी हाँ, तो ये तो स्विंग हो ही सकते हैं। टीआरएस है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खैर, अब जब ये तो इसका तो नंबर तब आएगा जब इलेक्शन तो मुश्किल काम है, मतलब काम मुश्किल नहीं है इलेक्शन होना, कैंडिडेट चुनना ज्यादा मुश्किल काम है। इस बार किसके लिए ज्यादा मुश्किल है कैंडिडेट? सर कहाँ हमको आपको चुनना है मुश्किल हो रहा है? सरकार के लिए कैंडिडेट हमको आपको कहाँ चुनना है मुश्किल? हमें नहीं तो चुनना। आप लोग तो चुन चुके हैं, कल 15 नाम पे कर हमने प्रेफरेंस नहीं दिया, हमको भी प्रेफरेंशियल वोटिंग करनी चाहिए। प्रेफरेंशियल वोटिंग भी करा देंगे जरूर। विकल्प दे दिया, उनमें से कोई उसका फायदा ये होगा ना सरकार को कि आप वो तो नहीं करना है, आगे देखते हाँ भाई, इन नामों ये नाम डिस्कस हो गए, ये नहीं हो सकते। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात पर मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूं। 21 जुलाई की रात 9 बजे इस्तीफे से पहले, अब एक खबर आपको दे रहा हूं, जगदीप धनखड़ इस्तीफे से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए थे, जबकि इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पूर्व की कोई सूचना भी नहीं दी थी। ये अपॉइंटमेंट मुलाकात नहीं थी, वो यूं ही चले गए मिलने के लिए। राष्ट्रपति भवन में हड़कंप मच गया कि उपराष्ट्रपति अचानक आ गए, परिसर में आ गए। अब राष्ट्रपति को बताया जाने लगा ये सब कुछ जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था और वहीं पर उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको जरा बिहार विधानसभा की तस्वीर दिखा देता हूं। खूब हंगामा हो रहा है इस वक्त वहां पर। जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए वहां पर जा रहे थे और उनकी और पुलिस के बीच में काफी तनातनी हुई है। आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। तमाम मुद्दे थे, चुनाव में SIR का मुद्दा है, उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं, गाड़ी पर बैठ गए हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर, भूमि सुधार और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दे मुख्य तौर पर थे उनके। अब उनकी भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया से बात करेंगे अब प्रशांत किशोर। वैसे भी आज खूब हंगामा हुआ है, कल भी हुआ था SIR के मुद्दे पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का कर रहा है चुनाव आयोग। कल तो मार्शल बुलाने पड़े थे। आज वहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में खूब तीखी बहस हुई है और बाहर आप देख ही रहे हैं प्रशांत किशोर जो है विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर अब खूब ताकत इस चुनाव में झोंक रहे हैं अपनी। पटना की तस्वीर आपके सामने, विधानसभा के घेराव करने पहुंचे प्रशांत किशोर को फिलहाल जो है वहां पर पुलिस ने रोका हुआ है। ये आप देख रहे हैं पटना की तस्वीरें। प्रशांत किशोर विधानसभा के घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका, कार्यकर्ताओं की और पुलिस की झड़प भी हुई है। प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद, तो उनकी लड़ाई जो है सड़क पर ही दिखाई देगी आपको ज्यादा। कि कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। बार हो रहा है पीछे, कुछ बोलें, अपनी बात रखें। किशोर अपनी बात कह रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक जाकर मुख्यमंत्री को लोगों का ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि पिछले 2 बरस में
उन्होंने जिस 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 1 करोड़ लोगों ने बिहार में हस्ताक्षर किया है। हम लोग सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं, सरकार मिलने से इनकार कर रही है, तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलेगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं। कई लोगों का माथे फूटे हैं, कई लोगों का सर फूटा। प्रशांत जी क्या कहिएगा? आपके लोगों पर लाठियां चली है, आप लोग आपके लोगों पर लाठियां चल रही है। एक मुद्दा बताया अभी प्रशांत किशोर ने, सरकार ने 94 लाख परिवार उन्होंने कहा उनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? अरे पवन नारा हमारे सहयोगी वही मौजूद हैं। पवन, मामला क्या है ये? की शुरुआत है। प्रशांत किशोर बताना चाह रहे हैं, वादा खिलाफी विपक्ष के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। उनका दावा है कि जो जातीय जनगणना हुई और जिसमें आइडेंटिफाई किया गया कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं या बेहद गरीब हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए ऋण देने की वादा सरकार की तरफ से किया गया था, उनको गरीबी से ऊपर उठाने के लिए। वो नहीं दिया गया। बिहार में लैंडलेस किसानों को 3 डेसिमल जमीन देने का वादा किया था, वो नहीं किया गया। और जो जमीनों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार है। ये 3 मुद्दे लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रशांत किशोर यहाँ मार्च कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता राज्य भर से आए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरना और अपने मुद्दों को आगे रखना, ये 2 प्रशांत किशोर के मकसद हैं। अभी हमने सुना वो कह रहे थे जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल हमसे नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे। बिल्कुल, वो जरूर चाहेंगे कि पवन 1 मिनट बोल रहे हैं कुछ प्रशांत किशोर अपने घर से कोई फर्क नहीं है। पुलिस से कौन डरता है? पुलिस से कोई डर रहा है? पुलिस क्या कर लेगी? हमको राज्यपाल या मुख्यमंत्री से मिलना है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो विधानसभा में जाकर मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे तो उनके घर में जाकर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि हर हाल में वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, यहाँ पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनकी जो बातें हैं वो नहीं मानी जाती। कोई प्रतिनिधि प्रशासन का उनके पास नहीं आता है। फिलहाल प्रशांत किशोर एक ऊंची जगह पर हैं और यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं पे नजर रखी है उन्होंने। आप देखते जाइए कि कौन कौन सा रंग बदलता है। अभी शुरुआत हुई है। चुनाव से पहले ऑपोजिशन की स्पेस कौन लेता है? तेजस्वी यादव इस वक्त वहां एक बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, बड़ी ऑपोजिशन स्पेस उनके पास है। प्रशांत किशोर, हाँ, लीडर ऑपोजिशन प्रशांत किशोर उसी में से एक चंक जो है वो अपने लिए चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और ये जो मुद्दे आज उन्होंने चुने हैं, वैसे तो आप देखिए तो बिल्कुल गरीब आदमी के सरोकार के मुद्दे हैं और उनकी सरकार का वादा था, तो इसलिए बिल्कुल ठीक भी है कि वो सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं। त्रिपाठी जी, देखिए, आपने भी तेजस्वी यादव का भी नाम ले दिया तो मुझे दोनों का अंतर समझ में आ रहा था कि एक के घर में भरा पूरा सब रखा हुआ है तो काहे को हाथ पर हिलाएगा भाई। दूसरे को ताकत खड़ी करनी है। वो घर से निकला है तो उसको पता है कि उसका घर बड़ा कमज़ोर था, बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो उसको जो भी कमाई करनी है, अपना घर बनाना है, प्रतिष्ठा बनानी है। अब ये वाली लड़ाई है दोनों के बीच में। अब अगर इसको और थोड़ा सरल करते हैं, ज़रूरी है सरल करना, तो सामंतवादी तेजस्वी यादव के सामने एक व्यक्ति नीचे से उठकर खड़ा हो रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है। जाति मत देखिए कि वो यादव हैं और वो पांडे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति के सामंती प्रथम परिवार के सामने एक व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो अपनी ताकत लेकर खड़ा हो रहा है। इसे राजनीतिक स्थिति के तौर पर मैं कह रहा हूं। अब इसके आगे आइए, क्या पूरे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में प्रशांत किशोर के अलावा कोई और ऐसा लड़ता दिख रहा है क्या? अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश जी के साथ सत्ता में है, 2005 से लगातार ही छिटपुट थोड़ा दाएं बाएं छोड़ दीजिए तो वो तो करेंगे नहीं। जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी है तेजस्वी की। दूसरी जिम्मेदारी किसकी थी? राहुल गांधी की। तो जितना संभव था उन लोगों ने क्या किया? बीच में कन्हैया कुमार ने एक पदयात्रा निकाली
जिसमें कोई समर्थन तेजस्वी का नहीं मिला। राहुल गांधी के साथ एक रथ यात्रा निकाली या ट्रक यात्रा जो भी थी वो निकाली, तो उसमें राहुल गांधी के नजदीकी लोगों को ट्रक से उतार दिया, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को। तो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जो विपक्ष, असली विपक्ष है, जिसको हम कहें जो स्थापित है, जिसके पास सब कुछ है, वो कुछ करता हुआ बहुत नहीं दिख रहा है। कर रहा है तो साथ खड़ा होकर नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर उस जगह को भरने की अपनी पूरी ताकत लगाकर कर रहे हैं। कितना सफल होंगे ये आगे की बात है, लेकिन कोशिश में उनके कोई कमी नहीं। हमने कई सर्वेज भी आपको इससे पहले दिखाए हैं अलग अलग एजेंसियों के, जिनमें दिखाई देता है कि लगातार प्रशांत किशोर की स्वीकार्यता या लोकप्रियता लोगों में बढ़ रही है। लोग उनको एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर क्या देखना शुरू कर चुके हैं। सवाल यह, अगर ये इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली तो खाता भी खुल सकता है, कौन जाने, और आगे कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर को देख के मुझे तब के अरविंद केजरीवाल याद आ रहे हैं, जो बिजली खंभे पर चढ़ जाते थे, तार काटते थे। नहीं, उनसे तुलना किसी नहीं की अभी नहीं नहीं, उस समय अरविंद केजरीवाल बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो वो हीरो थे दिल्ली का, हम सब उनकी प्रशंसा में जो है सारा मीडिया लगा हुआ था। वो एक्सट्रीम थे ना एकदम। नहीं, मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये प्रशांत किशोर का वही दौर है। मैं तुलना मतलब सत्ता समझ गया आपकी बात में। ये दौर है संघर्ष का। फर्क ये है कि दिल्ली एक छोटा सिटी स्टेट है, बिहार एक बड़ा राज्य है, और जहाँ सामाजिक, जाति, क्षेत्रीय समीकरण, बहुत सारी विविधताएं हैं। इसके बावजूद प्रशांत किशोर जिस शिद्दत के साथ पिछले 2 साल से लगातार बिहार में काम कर रहे हैं, और ये जानते हुए कि बिहार का सामाजिक समीकरण उनके अनुकूल नहीं है मौजूदा स्थितियों में। उनका कोई उस तरह से जो उनका कास्ट बेस है, सोशल बेस है, जो बिहार में सोशल बेस की पॉलिटिक्स होती है, उसमें वो सोशल बेस बीजेपी के साथ है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं और बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं यूथ के उसके, तो निश्चित रूप से वो एक ये बात मानी जाए, मैं हर्षवर्धन की बात सहमत हूँ कि वो उस विपक्ष के शून्य को भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम आरजेडी को करना चाहिए, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, या जो काम लेफ्ट को करना चाहिए, जो वहाँ के स्थापित राजनीतिक दल हैं, लेकिन वो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर उन्हीं नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं, जिनको 2015 में उन्होंने नीतीश निश्चय और नीतीश कुमार और नीतीश के 4 निश्चय और सारा कैंपेन ड्रा किया था उन्होंने। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि जिनके वो चाणक्य थे, आज उन्हीं के खिलाफ। वैसे मैं आज आपको बिहार का एक सर्वे भी दिखाने वाला था। ये सर्वे वोट वाइब ने किया है। इसका डेटा जो है वो आगे हम लोग लंबी बात करेंगे तो पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इनसे जुड़ा हुआ स्पेसिफिक डेटा मैं आपको दे देता हूं। भाई, सवाल पूछा गया कि आपको बिहार के समग्र विकास के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा है, तो उसमें 10% लोगों ने जनसुराज का भी नाम लिया, और मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे उसमें 12.5% जनसुराज का, प्रशांत किशोर का नाम जो है इस सर्वे में लिया गया है। तो इसमें यह हुआ। इससे पहले कुछ और सर्वे हमने दिखाए थे आपको, उनकी हम बात करें। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर भी लोग देखना चाह रहे हैं, उनकी तादाद भी देखने लगे, ये बड़ी बात है। देखिए, ये जो 10% प्रशांत किशोर को गंभीरता से ले रहे हो, जो 12% उसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, ये उन वर्ग से आते हैं जो लालू प्रसाद के 15 साल के और नीतीश कुमार के 20 साल से जो निराश हो चुके, जिन्हें लगता है कि भाई लालू प्रसाद यादव भी लंबे समय सरकार में रह लिए, उसके खिलाफ हमने नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी, 20 साल में नीतीश कुमार भी बिहार का कोई बहुत भला नहीं कर पाए। तो विकल्प क्या है? बिहार को कभी ऐसा विकल्प मिला नहीं। बिहार की जनता हमेशा से नीतीश और लालू के बीच में झुलती रही। तो मुझे लग रहा है कि अब बिहार की जनता को असली वास्तव की विकल्प मिल रहा है प्रशांत किशोर के रूप में, कि भाई प्रशांत किशोर ऐसे नेता है कि जो सिर्फ विपक्ष का स्पेस नहीं भर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। सत्ता पक्ष भी डरा हुआ है कि हमारा भी वोट बैंक प्रशांत किशोर इस चुनाव में काट सकते हैं। कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि प्रशांत किशोर हमारा वोट नहीं काटेगा, सिर्फ विपक्ष का काटेगा या सत्ता पक्ष से काटने वाला है। सारे दल प्रशांत किशोर की जो तैयारी है जमीनी स्तर पर, 1 करोड़ उन्होंने अपने प्राथमिक सदस्य बना लिए, और उनका दावा है कि जो 1 करोड़ हमारे सदस्य बने, वो हमें उस घर से हमें कम 1 वोट मिलना तय। तो क्या 70 से 80 लाख प्रशांत किशोर का वोट तैयार हो चुका है, जो किसी भी स्थिति में प्रशांत किशोर को वोट देगा? जमीनी स्तर पर गांव में जिस तरीके से वो चौपाल लगा रहे हैं, खटिया पर बैठकर बात कर रहे हैं, 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार का जिक्र कर रहे हैं, और जो मुद्दे आज उन्होंने उठाए कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो कहां है? दलित और महादलित को आपने 3 डेसिमल जमीन देने का वादा किया था, वो कहां है? ये मुद्दा लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज वो बिहार के लिए, वो बिहार में एक वर्ग है जो प्रशांत किशोर में भविष्य देख रहा है। देखिए, जातिगत राजनीति का बहुत जिक्र होता रहता है कि बिहार में जातिगत वोट होते रहते हैं। तो नीतीश कुमार क्या बिहार की जाति के बहुत बड़े नेता है क्या? उनकी जाति का तो 2% वोटर नहीं है। 20 साल से वो मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात के अंदर KHM का एक बड़ा कॉम्बिनेशन था, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना वोट आधार तैयार किया। महाराष्ट्र के अंदर मराठा
गैर मराठाओं की राजनीति, तो यह कह देना कि भाई कि प्रशांत किशोर उस जाति के इसमें नहीं बैठते, जाति का समीकरण वो साध लेंगे मुझे लग रहा है इस बार। और प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, और निश्चित रूप से पहले चुनाव में उनकी पार्टी को बहुत गंभीरता से बिहार की जनता लेगी। जी जी। और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से एक तीसरे विकल्प के रूप में बिहार की जनता के रूप में देखे जाए। अच्छा, मैं आपको वो भी दिखाता हूं, अगर वो तैयार है हमारे पास तो दिखा दीजिए। जो आज विधानसभा में पटना में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो नोकझोंक हुई है, उससे पहले विजय जी कुछ आप पढ़ पा रहे हैं जन स्वराज का भविष्य? जन स्वराज मतलब तेजी से कुछ काम कर रहा है और उसके पास यूथ फैक्टर है, युवाओं को लेकर। मैं जाति पर नहीं जा रहा, क्योंकि प्रशांत जी के लिए अब भी मैं सोचता हूँ कि बिहार की राजनीति वाली पॉलिटिक्स जो है ना, उनको सूट नहीं करती। मतलब उनको सूट नहीं करती मतलब कि उनके लिए कोई उसमें बहुत बड़ी स्पेस में नहीं देख रहा। लेकिन युवा जो है वो उनके साथ है और वो उस फैक्टर पर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर सारी बात कर रहे हैं, सरकार कैसे काम कर रही है उसको लेकर कर रहे हैं। और वैसे भी जो उनके पास यूथ है वो तो वो वाला है जिसने जंगल राज देखा ही नहीं है। यदि बिहार की आबादी को देखें, जो 25 साल से ऊपर की आबादी है, 25 साल से नीचे की आबादी है, 18 से 25 साल की आबादी है, उसने तो जंगल राज देखा ही नहीं है। तो उसको आप कैसे ये बताएंगे कि जंगल राज क्या था लालू यादव का या आरजेडी का? उस फैक्टर से निकलकर यदि वो नीतीश कुमार के जो भी वादे हैं जिनको पूरा नहीं कर पाई है सरकार, उसको लेकर वो काम कर रहे हैं, तो उससे उनको मदद मिल रही है। लेकिन उनको एक बड़ा एक अट्रैक्शन वहाँ पर मिल रहा है, यूथ का मुझे मिल रहा है। लेकिन जाति राजनीति में उनका कितना डेंट होगा अब भी मुझे बहुत वो नहीं है भरोसा। ठीक। अच्छा, सड़क पर पीके हैं और विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव है, खूब हंगामा हुआ, जरा देखिए आप। अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। यादव मुस्कुरा रहे हैं वो सुन के बातें उनकी, और कहा तुम तो बच्चे थे, तुमको क्या मालूम है। एक बात मैं आपको बताता हूं त्रिपाठी जी, हमने एक बार पहले भी इस प्रोग्राम में चर्चा की थी कि तेजस्वी यादव क्या लालू यादव के तेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पिछले चुनाव में बिल्कुल नहीं था। पिछले चुनाव में लालू राबड़ी जी के राज की बातें करना, उनकी जगह जगह फोटो होर्डिंग पर होना, ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी अपनी तेजस्वी यादव बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव अब सीधे सीधे उसी जाति की राजनीति पर उतर आए हैं जो उनके पिताजी करते आए थे। उसी समीकरण को वो साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब वैसा भी नहीं रह गया जैसे पिछले चुनाव में तो उन्होंने सर्वजन की बात की थी, अब सर्वजन की बात नहीं हो रही है उनके चुनाव के भाषणों में। आप देखिए तो सिर्फ पिछड़ों की बात वो ज्यादा करते हैं। स्टाइल भी बोलने का लालू जी जैसा ले लिया है। तो अब बिहार में आपको क्या लालू यादव की ही छवि तेजस्वी यादव में दिखाई देने वाली है? देखिए, मुझे लगता है, और ये बात मैं पहले कह चुका हूं, जितना नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे या जितना नीतीश कुमार को परेशान करेंगे, क्योंकि ये आखिरी सत्र है तो अब सत्र में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा निशाने पर लेंगे तो ये तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और पूरे महागठबंधन के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। अभी पिछले कुछ समय में हमने वो देख ही लिया, सूत्र को मूत्र कह दिया, फिर अखबार हम पढ़ने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे वो कह दिया, फिर उनकी पार्टी के लोग भूरा बाल साफ करो का विवरण दे रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। अब उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग बड़े आक्रामक हो जाते हैं, पूछते हैं कब कहा। लालू जी को सफाई देनी पड़ी थी कई इंटरव्यूज में। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव शायद उस क्या कहते हैं डेस्परेशन में, उस हड़बड़ाहट में थोड़ा सा वो उनकी रणनीति गड़बड़ हो रही।
और उस गड़बड़ रणनीति का ही नतीजा वो भी था जिसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार नीचे उतार दिए गए थे। लालू जी के पैर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का चित्र, वो तो उनके एक समर्थक लेकर आए और उन्होंने नहीं उठाया। लालू जी का अंदाज है, वो तो सबको ठेंगे पर रखते हैं। उनका तो अंदाज यही था, पत्रकारों से इंटरव्यू करते करते वो किसी को भी बुड़बक बोल देते थे। तो उनका अपना एक अंदाज है, लेकिन तेजस्वी का वो अंदाज नहीं। लेकिन वो बैगे जा रहा है क्या? वो बोझ जो 90 से 2005 वाला है वो आ रहा है क्या? वो जो 15 साल का लालू और राबड़ी जी का शासन था वो आ रहा है क्या? तो उसका जवाब आता है हाँ, वो आता दिख रहा है। और अगर नीतीश कुमार इसी तरह से बोलेंगे, नीतीश कुमार का फ्लो पहले वाला नहीं रहा। आप अगर देखिए, एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा नहीं दिखता है, जैसे ही बोलते हैं फिर दूसरे पे आ जाते हैं। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो तुरंत उस वर्ग को ध्यान में आ जाएगी। 18 से 25 वाले को नहीं ध्यान में आएगी, लेकिन जो अगर ये टीवी देखते हुए कोई बैठा होगा तो अपने बच्चे को बताएगा, तुमको क्या पता, आज तो तुम चले जाते हो इसको पटना का मरीन ड्राइव गंगा पथ कह रहे हो, लेकिन हम तो उतनी दूर जाना छोड़ो, हम शहर में नहीं निकल पाते थे। तो ये सब जब बातें होंगी तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए, इस गठजोड़ के लिए नुकसानदेह होगा। बिहार की विधानसभा में खूब हंगामा चल रहा था और एक बार फिर नीतीश कुमार जी ने अपने अंदाज में खूब सुनाया। तेजस्वी यादव सामने बैठे थे काले कपड़ों में, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। और क्या कह रहे थे उस वक्त नीतीश कुमार? अरे तुम तो बच्चा न थे, तुमको क्या मालूम, तुम्हारे पिताजी 7 साल मुख्यमंत्री, तुम्हारी माताजी 7 साल मुख्यमंत्री रही, शाम 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, वहां से हम यहां तक लेकर के आए। अब इस वक्त क्या मुद्दा है? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा वो है ये वोट लिस्ट रिवीजन। ये जो हो रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष लेकर के गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए इलेक्शन कमीशन को कि आधार को, वोटर कार्ड को, राशन कार्ड को आप मान लीजिए प्रूफ। आप उसका जवाब दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बिहार में एक बयान पर खूब हंगामा हो गया। विधानसभा में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर माहौल बड़ा गर्म है। भाई वीरेंद्र ने कहा था कि यह सदन किसी की बपौती नहीं है, जिसके बाद स्पीकर भड़क गए और स्पीकर ने इन आरजेडी विधायक के बयान पर खूब नाराजगी जताई। तेजस्वी यादव से कहा कि वो इनसे माफी मंगवाएं। भाई वीरेंद्र के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने भी खूब ऐतराज जताया है। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू अब इन विधायक की माफी पर अड़े हुए हैं। तो आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर पहले बिहार विधानसभा के अंदर कैसे आरजेडी विधायक के कमेंट पर हंगामा मच गया। ये गलत बात है। बैठिए। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। मैं अभी भी कहूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, मां के लगाकर गाली दिया है, पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। अरे माफी किस बात का? किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा, अभी भी कह रहा हूं कि कहा हूं। और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी, कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र
मैं इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा। एक शब्द बदल दीजिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहां ऐसा ही कुछ मामला लग रहा है विजय जी, क्योंकि दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा, मैंने कहा सदन किसी की बपौती नहीं है। विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्होंने कहा था ये किसी के बाप का नहीं है। अब ये आपत्तिजनक लगता है सुनने में। बपौती शब्द हमको लगता है कि आम बोलचाल बपौती का मतलब है कि आम बोलचाल का शब्द में दोनों हालांकि अर्थ एक ही है उसका। अर्थ एक कहने का, लेकिन लहजे की बात है, खाली बात है। बपौती का मतलब और वो तो होता है यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं, वो वीरेंद्र भाई ने नहीं कहा, वो ये भी पूछ लेते फिर किसका है, आप बता दीजिए। देखिए उसको विजय सिन्हा ने जोड़ा कैसे कि 90 का दशक नहीं है। राजनीति में हर बात पर अब बात चुनाव में 90 के दशक में जाएगी, लालू राज पे और उनके पास 90 का वो जो है पूरा का पूरा। और जब आप लालू यादव को लेकर आ रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा मौका मिलता है कि उस राज को याद कराने का। अच्छा, बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का वोट चोरी हो रहा है, यही असली सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो अब बिहार में करने की कोशिश है। सुनिए। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राहुल गांधी की हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र को इलेक्शन को हुए मेरे ख्याल में 8-9 महीने तो हो चुके, लेकिन वो कहते हैं महाराष्ट्र का मैंडेट चोरी किया, इलेक्शन कमीशन ने चोरी से दिया बीजेपी को, और अब नए तरीके की हेराफेरी जो है बिहार में होने जा रही। समीर जी देखिए, अगर चुनाव आयोग बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 तारीख को, SIR पे चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को सुनवाई करके उस पर फैसला लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि चुनाव आयोग ने संविधान के दायरे में अपने अधिकार के क्षेत्र के अंदर SIR का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया है, और ये जो सूची बनाई गई है जिसमें 51 लाख लोगों का आ रहा है कि नाम हटा दिया गया है, जिसमें कई लोगों के डबल नाम है, किसी की डेथ हो गई है, कोई फर्जी नाम है, अगर ये हट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा देता है तो मुझे लगता है फिर राहुल गांधी को ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार में चुनाव चोरी करने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र तो सेटल करवाइए, वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, चुनाव आयोग उसे जानकारी दे चुका है, आपको बुलाकर आपको डॉक्यूमेंट्स दे चुका है, लेकिन अब आपको सुनना ही नहीं है। बार बार एक ही रेट लगा के चलना है कि भाई चुनाव चोरी हो रहे हैं, और सिर्फ वही चुनाव चोरी होते हैं जहां पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन हार जाता है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव चोरी नहीं होते, कर्नाटका में चुनाव चोरी नहीं होते, तेलंगाना में नहीं होते। जब राहुल गांधी वायनाड से या प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ती तब बहुत फेयर चुनाव होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव हो रहा है तो सब जगह होना चाहिए। इस तरीके से सिलेक्टिव होना मुझे लग रहा है, और बार बार सिर्फ एक ही बात लेकर चलना कि ईवीएम खराब है, चुनाव सरकार का पक्ष लेता है। मुझे लगता है जनता भी इस बात को समझती है। आप अपने संगठन पर ध्यान दीजिए, पार्टी के भी जनता के मुद्दे लेकर जाइए और चुनाव लड़िए। चुनाव में हार जीत होती रहती है, कभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कभी आप जीतोगे, कभी कोई और न जीतेगा। लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे आप प्रश्न चिन्ह उठाओगे तो मुझे लग रहा है फिर जनता में आपकी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। बात तो ये काफी दिनों से ये कह रहे हैं, आज एक लाइन में उन्होंने उसको कह दिया कि भारत में चुनाव चोरी होते हैं। विजय जी, वो इस लाइन को लेकर कंटिन्यूटी पर हैं, कमिटमेंट के साथ, और बार बार चुनाव आयोग पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उससे एक दबाव भी बनता है। और दूसरा, यदि देखा जाए तो डेंट होती है किसकी इलेक्शन इमेज डेंट कमीशन हो की रही है प्रतिष्ठा, इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की। उनका क्या, वो तो राजनेता है ना, वो तो बोलते रहेंगे। जैसे वो कह रहे थे कि इससे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी तो कोई डाउन नहीं हो रही, वो एक कंटिन्यूटी के साथ इस पर काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि SIR का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, यदि वो उसको अप्रूव कर देता है तो बात ही खत्म हो जाएगी। और जो लोग मर गए हैं, मतलब डेथ हो गई है, जिनके नाम डबल हैं, उनको हटाने में तो क्या आपत्ति कोई कर सकता है कि किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है
तो वो ठीक है। मुझे लगता है कि एक राजनेता के तौर पे किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी जो है वो उनको ज़्यादा मजबूत बनाती है। जी ठीक, फिर तो मैं ये भी बता देता हूं आपको कि क्या इसमें अपडेट है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। बिहार एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है चुनाव आयोग ने, और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एसआईआर प्रक्रिया का बचाव किया है और कहा है कि मतदाताओं को इस प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है और यह प्रक्रिया लगभग पूरी भी हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया जा रहा है यह कानून के मुताबिक है, यह सुप्रीम कोर्ट में कहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है। कोई अपात्र वोट देने ना पाए और कोई पात्र व्यक्ति वोट देने से छूट ना जाए, यह तय करना हमारा काम है, उन्होंने कहा, और हम अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने इस हलफनामे में कोर्ट की ओर से पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 324 में जो अधिकार प्राप्त हैं इलेक्शन कमीशन को, उसका जिक्र है। भारत के चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को उन 11 दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा था जो कि बिहार में इस एसआईआर ड्राइव में मांगे जा रहे हैं। इसका बचाव करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता की पात्रता की जांच में यह आधार कार्ड मदद नहीं करता है। हालांकि आयोग ने यह भी कहा है कि दस्तावेजों की ये जो पूरी सूची है ये सांकेतिक है, संपूर्ण सूची नहीं है, और हम आधार भी ले रहे हैं। आधार अपने आप में पूर्ण प्रमाण नहीं है नागरिकता का, लेकिन बाकी दस्तावेजों के साथ वो मदद कर सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जितनी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में आई हैं इन्होंने सच्चाई छुपाई सुप्रीम कोर्ट से। इन्होंने कहा कि 1.5 लाख BLA बूथ लेवल एजेंट वो इन्हीं पार्टियों के हैं जो यहां पर पहुंची हैं, और इन लोगों ने आपको ये नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हम इस ड्राइव में सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा 1 लाख वॉलंटियर लगा हुआ है, 1 लाख BLO लगे हुए हैं। तो उनका कहना है कि बड़ी तादाद में घर घर जाकर हम जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं, मतदाता की पहचान कर रहे हैं, और 0.01% इतने ही लोग ऐसे हमने पाए जो बार बार घर पर जाने के बावजूद हमें नहीं मिल पाए। और जो डेटा अभी आपको दे रहे थे कि इतने लाख लोग जो हैं वो छूट जाएंगे, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कोई बाहर माइग्रेट कर गया है या कोई परमानेंटली माइग्रेट कर गया है, किसी के दो अलग अलग जगह पर आधार कार्ड बने हुए। वैसे मैंने आज अखबार में आंकड़ा 73 लाख पढ़ा था। अरे ये भी इंटरेस्टिंग है, ये 51 हो 73 हो जो भी, इलेक्शन कमीशन ने इन 12 पॉलिटिकल पार्टीज की जिला अध्यक्षों को ये डेटा प्रोवाइड कराया है कि इतने लाख लोग जो हैं ये या तो मृत हैं या ये घर पर नहीं मिले हैं या ये माइग्रेट कर गए हैं। वो इसीलिए ताकि ये कोई ना कह सके कि हमें इसके बारे में बताया ही नहीं गया था या ये वोट चोरी कर लिया गया, तो उन्होंने पहले ही और जिला स्तर पर बता दिया है कि ये इतने मतदाताओं के बारे में हमको ये जानकारी मिली है। तो इनके नाम जो ड्राफ्ट है उसमें वो 1 अगस्त को वो ड्राफ्ट पब्लिश होगा, उसमें कट सकते हैं अगर तब तक किसी ने इनकी बिहाफ पर कोई जानकारी नहीं दे दी। और उसमें यह भी कहा है कि ये जो पार्टियां हैं अगर यही इनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में डेटा ला करके हमको दे दें कि नहीं साहब ये यहां इस फलाना पते पर रहते हैं, ये वोटर हैं, तो हम उसका नाम ड्राफ्ट में शामिल कर लेंगे। और 1 अगस्त को ड्राफ्ट आएगा वोटर लिस्ट का, और फिर 1 महीने का वक्त है उसके ऊपर आपत्तियां दर्ज कराने का और प्रमाण देने का। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें बताइए साहब कि इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है, त्रिपाठी जी, क्या आपको लग रहा है कोई व्यापक जवाब दे पाई इलेक्शन कमीशन? नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि क्या राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी निभाने को कतई तैयार नहीं है? क्या लोकतंत्र कोई चुनाव आयोग का पूरा विषय है क्या? लोकतंत्र, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी जो लोग होते हैं उसमें जो 18 के ऊपर के होते हैं, जो मतदाता बन जाते हैं, उनका है। आधार वही है। राजनीतिक दल वोट के लिए भी उन्हीं के पास जाते हैं। तो इतनी लंबी प्रक्रिया चली, बाकायदा 1 लाख लगभग BLO और उससे ज़्यादा ये BLA यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो सरकारी कर्मचारी, बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल वर्कर, ये लोगों ने मिलकर इतना कुछ किया और इतना भी काम ये नहीं कर पाए कि जो कुछ हुआ है वो सही हो। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना है। चुनाव आयोग पर क्या सवाल खड़ा करेंगे कि भाई तुम आधार क्यों नहीं लोगे जब दूसरी जगह लेते हो? उसका जवाब वो कोर्ट में दे रहे हैं, देंगे भी आके, कह रहे हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर हम लेंगे। 97% के आसपास फॉर्म आ गए। पार्टियां क्या कह रही हैं कि भाई वो आए और ऐसे ही फॉर्म ले लिया। 1 अगस्त से 1 सितंबर पूरा 1 महीना, 30 दिन ये मिलने वाला है डेडिकेटेड किसके लिए? जुड़वाना है, हटवाना है, सुधार करवाना है। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों है?
क्यों ये तमाशा चल रहा है कि संसद के सामने काला कपड़ा पहन पहन के घूम रहे हो, विधानसभा में काला कपड़ा पहन पहन घूम रहे हो? क्या तुम्हारा जो बूथ लेवल एजेंट है उस पर भरोसा नहीं? अपनी पार्टी के उस कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं जो आपके लिए सब अपने घर का काम छोड़कर और फॉर्म भरवाने में लगा हुआ है? लोकतंत्र का तमाशा बनाने से बचना चाहिए। विपक्ष की मुश्किल क्या है? वो कोई यही विपक्ष नहीं, भारत का विपक्ष कभी मैच्योर बिहेवियर करता ही नहीं रिफॉर्म को लेकर। पॉलिटिकल रिफॉर्म इस देश की जरूरत है। अब हम सब भूल गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था वो बॉन्ड हटा दो, आज तक नहीं पूछा भैया पार्टी चल कैसे रही है, चंदा आ कैसे रहा है, कौन ईमानदार कौन बेईमान। उस वक्त हम सारे पत्रकार चिक रहे, अरे कितनी बेईमानी हो गई, उसमें पता नहीं चला कि किसका पैसा है, लिस्ट भी आ गई, क्या फर्क पड़ा? दरअसल मूल रूप से हम लोग लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव सुधार बेहद आवश्यक है, जो चुनाव आयोग कर रहा है वो अत्यंत आवश्यक है। जो उसमें कमियां हैं उस पर सवाल खड़ा होगा, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला अभी कि भारत में चुनाव चोरी हो रहे हैं, अब देखिए मतलब मुझे कई बार लगता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ऐसा स्तरहीन नेता प्रतिपक्ष मैंने नहीं देखा कि कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे। और क्या कोई बेवजह की ऊट पटांग बात कोई करता रहे तो अच्छा नेता हो सकता है क्या? मैं रोज ही फालतू बात करूं तो मैं चूंकि रोज बोल रहा हूं इसलिए अच्छा हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई किसी जनता के हित से जुड़ा कोई मुद्दा उठा रहे हैं क्या? उस पर कोई कंटिन्यूटी की बात है क्या? जब आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ने चोरी कर लिया, तो कहां से चोरी किया? चुनाव आयोग ने साफ बताया, 2 अपीलेट अथॉरिटी, नंबर 1 डीएम जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, उसके पास कितनी शिकायत गई है? और नंबर 2 स्टेट इलेक्शन ऑफिसर। पूरे महाराष्ट्र में एक दूसरे अपीलेट अथॉरिटी के पास गया है, सिर्फ एक शिकायत। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 3 में से कोई लोग जाओ ना, जीतने वाले के अलावा 2 हारे वाले। कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? अगर चोरी हुई है तो कांग्रेस के जो सांसद बन जाते, जो विधायक बन जाते, उनको तो जाना चाहिए। अभी तो 2 चुनाव हुए ना, लोकसभा विधानसभा दोनों। कहेंगे एक में बढ़िया था क्योंकि नंबर हमारे ठीक आ गए, कुछ इज्जत बच गई। दूसरे में जनता ने इज्जत उतार दी, किसी लायक नहीं बचे, तो क्या चोरी हो गया? जनता के विवेक पर सवाल खड़ा करना, जनता को बार बार गलत तरीके से परिभाषित करना, महाराष्ट्र पर जो वो फैक्ट दे रहे हैं वो फैक्ट गलत है सारे। नहीं, ये हम क्यों कहें? ये तो चुनाव आयोग कह चुका है, डीएम डॉक्यूमेंट दे चुका है सर, सारे दिए जा चुके हैं, एक एक विधानसभा के दिए जा चुके हैं। यहां तक कि जिस नागपुर को लेकर जो देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा को लेकर सवाल किया, देवेंद्र फडणवीस ने उसका भी जवाब दिया। ठीक है, तो सवाल ये कि आप झूठ बार बार बोलें, ये ठीक वैसे ही कि आज भी हम कहें कि ना ना राफेल में भले हमको सर्वोच्च न्यायालय में माफी की नौबत आ गई, माफी मांगनी पड़ेगी, हम कहें कि ना ना चौकीदार चोर है, कह दीजिए। ये तो महाराष्ट्र का, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले महाराष्ट्र में हुआ और अब बिहार में हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी तो इलेक्शन कमीशन पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि किसी की नागरिकता जांचना ये आपका काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। इसका जवाब भी विनोद सर दिया है चुनाव आयोग ने, और उन्होंने कहा है कि ये हमारे अधिकार में आता है। कोई शख्स भारत का नागरिक है या नहीं है, ये तय करने की शक्ति इलेक्शन कमीशन को संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 से मिलती है। और आगे यहां तक कहा है चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा भी इस अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, ये तो बड़ा कानूनी विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग कह में अधिकार है, तो ये तो जो कानूनविद है उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि जो मतदाता सूची हो उसमें सारे नागरिक हों। जो मतदाता सूची से बाहर हैं तो क्या वो गैर नागरिक हो जाएंगे? अगर आपका नाम छूट जाता है या मेरा नाम छूट जाता है किसी कारण से, तो आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। नागरिकता का डॉक्यूमेंट तो बाहर वही है। क्या चुनाव आयोग ये इसका जवाब देगा? मतलब ये तो कानूनी वो है कि आपने उदाहरण दे दिया। लेकिन इससे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर हो गया वो मतदाता सूची से नाम छूट जाता है, नहीं वोट दे पाते हैं, उसमें नाम नहीं आता है, तो क्या वो गैर नागरिक हो जाएंगे? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उदारता दिखाते हुए, सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे सकता था कि आप आधार को, पासपोर्ट और उसको वोटर ID कार्ड को, राशन कार्ड को शामिल करिए, लेकिन उसने चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वायत्ता का सम्मान करते हुए कहा कि आप इससे विचार करिए। चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया कि हम नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, उनका अधिकार है। तो एक तरफ आप लंबा चौड़ा ये दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन। आज अभी जो विजय जी ने कहा, मैं सहमत हूं, आज अगर विपक्ष इस मुद्दे को इस तरह शिद्दत से नहीं उठाता तो जो भी चुनाव आयोग आज मजबूर हुआ है
कि वो सूचियां दे रहा है एक एक उसको जिला अध्यक्षों को और उनकी सहयोग ले रहा है, वो इसी दबाव की वजह से है। अगर विपक्ष ये दबाव न डाले तो जिस तरह चुनाव आयोग काम करता रहा है अभी तक पिछले कई वर्षों से, वो सामने है। तो विपक्ष को हर जगह कटघरे में खड़ा कर देना कि विपक्ष कुछ बोले ही नहीं, विपक्ष को क्यों नहीं, विपक्ष का अधिकार है काली पट्टी लेकर बैठने का। कोई हिंसा कर रहा है क्या विपक्ष? ये तो अगर उसको किसी चीज से लगता है कि ये गलत हो रहा है तो वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन कोई भी भाई, जब दूसरे लोग विपक्ष में थे तो वो भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते थे, क्या नहीं उठाया गया सवाल चुनाव आयोग पे इसके पहले? क्या जेम्स माइकल लिंगदो के नाम को लेकर नहीं कहा गया, टिप्पणी की गई चुनाव आयोग को? ये कभी नहीं कहा गया कि वोट की चुनाव चोरी हो गया। सवाल वो तो अलग अलग स्टेजेस है ना, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये बातें तो पहले भी कही गई हैं। ठीक है, ये कही गई हैं। तो अब आज वो अगर कह रहे हैं चोरी हो गया या हो गया, वो उनका अपना इशू है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ना आपने, बड़ी बात की, तो उनकी जिम्मेदारी है उसको साबित करें। ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी है उसको साबित करें, या उनका अपना इशू है जनता के बीच में जाए, जनता उनको खारिज करे, स्वीकार करे, जो भी करे। अब बिहार ये राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा वो है कि अगर वो चोरी हो गया या चुनाव आयोग बिहार में करने की कोशिश कर रहा है, कल को बिहार में अगर महागठबंधन जीत जाता है तब वो क्या कहेंगे? तब उन्हीं से पूछा जाएगा, कुछ नहीं कहे। तब तो उनसे ही पूछा जाएगा ना सवाल कि कल तक आप जो है महाराष्ट्र में चोरी करने कह रहे थे और बिहार में कह रहे थे। तो ये तो बात ठीक है कि नेताओं को बोलने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन विपक्ष कुछ दबाव ही ना बनाए। सर में नहीं, ये तो ठीक बात है। विपक्ष अपने सवाल ना खड़े करे, सवाल तो खड़े करेंगे। नहीं सर, वो आपका कहना ठीक है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने भी आडवाणी जी ने कहा था, भाई चुनाव को लेकर जिक्र कहा था, एक बार कहा था, लेकिन क्या 2009 के बाद 2014 तक क्या अरुण जेटली ने राज्यसभा में या सुषमा स्वराज ने लोकसभा में लगातार यही बात बोली कि चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, धांधली हो रही है? कभी नहीं, एक बार बोला, उसके बाद उन्होंने बात खत्म कर दी, उसके बाद अपने संगठन की तैयारी में लग गए। आपको लगता है आप एक बार बोले, लेकिन लगातार आप सिर्फ यही बात बोले कि हर चीज आडवाणी पे आप ले जाओ, हर चीज आप संविधान परिवर्तन पर ले जाओ, हर चीज आप चुनाव आयोग पर ले जाओ, कि चुनाव आयोग मतलब पूरी तरीके से भ्रष्ट है, चुनाव आयोग पूरी तरह से चुनाव मैनेज कर रहा है। यह ठीक नहीं है। जहां आप चुनाव जीतते हो उस समय आप कहते हो कि नहीं चुनाव के बराबर काम कर रहा है, हर चुनाव हारने पे आप कहते हो कि भाई चुनाव आयोग किसी भी तरीके से पारदर्शी नहीं है। बताइए, 2 चुनाव आयुक्त, एक लवासा बीच में छोड़ के चले गए और एक गोयल साहब इस्तीफा दे गए, कुछ सामने आया? क्यों दे गए? नहीं, उनका निजी कारण था। निजी कारण तो निजी कारण चले गए भैया, निजी कारण गए ना। तो अब हम उसमें से कहानी क्यों? सवाल ये है कि कई चीजें जो इस्तीफा देने वाला कह रहा है कि भाई मैंने इस्तीफा दे दिया निजी कारण से, तो हम निजी कारण मानेंगे। बहस कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई शिकायत होगी तो वो लिखते हो। सर ये आर्ग्यूमेंट तो ठीक है। नहीं, धनखड़ जी का निजी भी, फिर धनखड़ जी का भी निजी भाई कुछ हम तो निजी मान रहे हैं ना सर, हम क्या कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने मसला तो सबका निजी होता है, लेकिन ये सवाल है कि कोई चुनाव आयुक्त दे गया तो कहा जा सकता है कि उसकी कुछ नाराजगी कुछ होगी, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि भाई उस प्रक्रिया में तो हर पार्टी के समर्थक अधिकारी कर्मचारी लगे होंगे। चुनाव आयुक्त को छोड़ दीजिए ना, उनमें से कोई आज तक कोई प्रमाण क्यों नहीं दे पाया? क्यों लंदन में उस फर्जी को कपिल सिब्बल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ी? क्यों जानकारी में करना पड़ा? क्या महाराष्ट्र का मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है? नहीं, महाराष्ट्र का नहीं है ना, कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। पहली बात तो ये यहां सेटल हो जाती है। 21 जुलाई की रात 9 बजे इस्तीफे से पहले जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। और इसके बाद राष्ट्रपति भवन में भी हड़कंप मचा। राष्ट्रपति भवन में सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। राष्ट्रपति सचिवालय को लंबे समय से ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं का सामना भी नहीं करना पड़ा था। अब जगदीप धनखड़ सोमवार की रात 9 बजे अचानक राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंच गए तो वहां कार्यालय में हड़कंप मच गया और उनके जो ओएसडी हैं वो और सैन्य सचिव के पास वो गए और उन्होंने जाकर खबर दी कि धनखड़ जी आए हैं, उपराष्ट्रपति आए हैं, अभी मिलना चाहते हैं। रात को 9 बज रहे थे। तो एडीसी जो है एडीसी सैन्य सचिव ने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ जल्दबाजी में उनकी मीटिंग कराई, जिसके बाद धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और रात को 9:25 पर उन्होंने उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस्तीफे की जानकारी एक्स पर दे भी दी। अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण, इन्होंने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की शाम को। इसकी फोटो राष्ट्रपति भवन की तरफ से बाकायदा जारी हुई, वो फोटो आपके सामने है। लेकिन जब जगदीप धनखड़ पहुंचे थे राष्ट्रपति से मिलने परसों रात, उसकी कोई फोटो नहीं है सामने। भाई ये भी आप सोचें ना, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है राष्ट्रपति को मिल करके, फोटो उसकी जारी नहीं हो रही है। यहां तो कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर होता है वो जब जाता है राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए तो उसकी फोटो सब जगह छपती है,
लेकिन उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है, उसकी कोई फोटो जो है वो जारी नहीं की गई। और हरिवंश जी कल शाम को मिले हैं, इससे पहले कल सुबह, क्योंकि हाउस तो नहीं चल रहा है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी राज्यसभा की तो वही चेयर पर थे और उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना भी हाउस को दी थी। अब मुझे बताइए सर, इन दोनों घटनाओं में मैं इसमें बता देता हूँ क्योंकि डेवलपमेंट मुझे पता है कि राष्ट्रपति जी के यहाँ पर वो 8:30 बजे पहुंचे थे धनखड़ साहब, और अनशेड्यूल्ड मीटिंग जिसे कहते हैं, जिसे हड़कंप आप जिसे कह रहे हैं ना, वो हड़कंप इसीलिए हो गया क्योंकि वो अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी और वो वाइस प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, इसलिए नहीं तो रोक भी लेता कोई कि भाई आप कैसे जा रहे हैं, उनको कौन रोकता? हाँ नहीं, तो वो अनशेड्यूल्ड मीटिंग में थे और रात तक 8 बजे तक काम खत्म हो गया था, तो एडीसी भी वहाँ नहीं थी और फोटोग्राफर भी वहाँ नहीं थे। सर फोटो तो खींच ही लेता है कोई भी नहीं, लेकिन वो फोटो वहां पर उनका जो ऑफिशियल फोटोग्राफर होता है राष्ट्रपति जी का, वो वहां नहीं था, रिलीज करते हैं उस फोटो को, वो वहां पर नहीं थे, एडीसी भी नहीं थे। उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने जाएगा, होना चाहिए, उसकी तस्वीर जारी नहीं होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस समय जो बताया गया, मैंने वहां पर भी जानकारी हासिल की कि एडीसी भी नहीं थे, जिसके लिए आपने कहा ना एडीसी बाद में फिर वो आए, उनको दौड़ा, जो भी स्टाफ वहां पर मौजूद होगा उन्होंने एडीसी को बुलाया, क्योंकि एडीसी के बिना तो आप राष्ट्रपति जी से मुलाकात नहीं कर सकते। ठीक है, वो जरूरी है एडीसी का होना। हरिवंश जी क्यों मिलने गए? हरिवंश जी ये बताने गए थे कि मैं भी हूं तो मैं हूं ना वाला जो शाहरुख खान का वो फिगर है, वो उपसभापति हैं, अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो चेयर करेंगे राज्यसभा। ये तो सेट है ना, पहले से तय है, तो इसके लिए अलग से मिलने जाने की तो कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, वो अपने राष्ट्रपति जी उनके बॉस हैं, तो उनको बताने चले गए, मिलने चले गए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां पर रात को ये हुआ और फिर उन्होंने बताया, जो मुझे जानकारी मिली है, कोई ऑफिशियल मतलब उसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, फिर कहा कि राष्ट्रपति जी ने कहा कि अच्छा प्रधानमंत्री जी से इस सिलसिले में बात करेंगे और सवेरे जो है इस पर बात की, क्योंकि रात में तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, एक्सेप्ट नहीं हुआ, अगले दिन हुआ, फिर रात को जाएंगे और उनको उम्मीद थी कि सुबह जो उपराष्ट्रपति वहां पहुंचेंगे हाउस में। जब तक कि इस्तीफा, नॉर्मली ये होता है कि जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाए, कंपनीज में भी होता है कि आपका इस्तीफा इसका मतलब ये हुआ जो आप बता रहे हैं, ये राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि अच्छा हम बात करेंगे इस पर आगे, मतलब इसकी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं दी थी कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। अब उन्होंने दी थी कि नहीं दी थी, राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूं, क्योंकि वो भी तो संवैधानिक पद पर है ना। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई ऐसी सामान्य घटना नहीं है ना, प्रधानमंत्री को बताना भी जिम्मेदारी है। मैं वही कह रहा हूं कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने का मन बना चुके थे, ये बात राष्ट्रपति को तो मालूम नहीं थी जी। राष्ट्रपति ने इसलिए को नहीं मालूम था, अगर शेड्यूल मीटिंग में वहां पर, इसका मतलब सरकार को भी नहीं मालूम थी। ये तो दो अलग अलग चीजें हैं सर। सरकार को पता होता तो राष्ट्रपति को ये तो बताया गया होता ना कि हम इस पर क्या करना चाहते हैं आगे। वो तो राष्ट्रपति के पास पहुंचे, मुझे नहीं मालूम, मतलब पता था कि नहीं पता था, मैं इसको कोई कंफर्म नहीं करा क्या प्रधानमंत्री जी से उनकी बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि मैं समझता हूं कि कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और उपराष्ट्रपति जैसे पद पर इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री जी को बताना ही चाहिए। क्या बताया आपको लगता है उन्होंने परसों रात? देखिए, धनखड़ साहब की अमित शाह जी से बात हुई थी इस्तीफा देने के पहले। धनखड़ साहब का जब ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब नड्डा जी नहीं गए थे, जब संसदीय कार्य मंत्री नहीं गए थे, उसके बाद कम से कम 7 से 8 मिनट की अमित शाह जी से बात हुई है। अब उस बातचीत में क्या हुआ, क्या अमित शाह जी ने कोई नाराजगी जाहिर की, क्या नड्डा उपराष्ट्रपति ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि भाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई आया नहीं है, किसी बात को लेकर हुआ, क्या उस फोन कॉल पर उन्होंने उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, अगर ऐसी स्थिति है, क्या सरकार की तरफ से कह देगा कि ठीक है अगर से आपको लगता है तो इस्तीफा दे दीजिए। जो भी रहा वो बातचीत हुई है, लेकिन यह बात है कि राष्ट्रपति के पास पहले पूरी सूचना नहीं थी और वो मुझे लगता है उस गुस्से में या उस हताशा में या उस निराशा में या पार्टी के साथ उनको जो लग रहा होगा कि अब मेरी स्थिति बहुत नहीं है, और जो जिस स्टेज पर संबंध चले गए कि भाई जिस तरीके से राज्यसभा में सीधा सीधा नड्डा जी बोल रहे थे कि कोई भी चीजें रिकॉर्ड के अंदर नहीं जाएगी, उसके बाद शाम को उनकी बैठक में नहीं आ रहा। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई सरकार की तरफ से ही संसदीय कार्य मंत्री और राज्यसभा में पार्टी के नेता, नड्डा जी इतने बड़े नेता बैठक में नहीं आ रहे, विपक्ष के नेता वहां पहुंच गए। तो मुझे लग रहा है कि यह बात रही होगी और उस बात के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि तत्काल वो चलेगा और इस्तीफा उनका हो गया। एक जानकारी, एक लाइन और दे दूं, सोमवार की रात को राजनाथ सिंह जी की शाम को मुलाकात हुई थी उपराष्ट्रपति जी से और उन्होंने ऐसा बताया जाता, क्योंकि वो भी दोनों में थे, हम लोग नहीं थे, उन्होंने बता दिया कि भाई ये ट्रस्ट डेफिसिट आपके और सरकार के बीच में है और विश्वास कम होता जा रहा है, इसकी सूचना उन्हें दी थी कि बाकी आपको देखो। और इसके अगले दिन धनखड़ जी ने विश्वास पूरी तरह खत्म कर दिया ऑपोजिशन की चिट्ठी लेकर के। उसी दिन सोमवार को ये कह रहा हूं कि अगर इतनी बातचीत राधा जी पहले मिले हैं। नहीं अगले दिन मंगलवार पार्लियामेंट में जो हाउस में जो मंगलवार को उन्होंने प्रस्ताव लिया ना महाभियोग वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप इतनी देर की बातचीत में ये तो लगभग हम लोग उस तरफ पहुंच गए कि उन्होंने इस्तीफा दिया ही है, लिया नहीं गया है। नहीं, वो तो अब ये तो किसी ने नहीं बताया ना। आप लोग कह रहे हैं किसी को पता नहीं था, नहीं, तो फिर तो राष्ट्रपति जी को नहीं पता था,
राष्ट्रपति अगर जी को नहीं पीएम पता। को नहीं पता था, अभी अगर समीक्षा- अच्छा, राष्ट्रपति मुझे को नहीं पता इसका इसमें फिर मेरा एक सवाल ये है लिया कि था। अगर नहीं, ये दोनों बातें मुमकिन है, कोई नहीं जानता भी ये तो कि भाई कहा गया कि इस्तीफा दीजिए या परिस्थिति हाँ, ऐसी ये बन तो गई अभी कि उनके जानकारी पास नहीं और है। कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने कोई विकल्प नहीं था, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर इस्तीफा मांगा गया होता तो रात को ही राष्ट्रपति उसको मंजूर भी कर लेते, क्या दिक्कत थी? राष्ट्रपति ने अगले दिन मंजूर देखिए, किया। ये तो बड़ा सिस्टमेटिक होता है, वरना मंजूरी जितनी तेजी में हुई है तो सब कुछ क्लियर ही था। जिस तेजी में सब मंजूरी हुई है, जिस इसका मतलब तेजी में सरकार की सहमति तो है ही एक तरह से उस पर सहमति तो थी ही, लेकिन ये वाला जो मसला है कि मांग लिया गया कि नहीं अब तुरंत त्यागपत्र देना है, या ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उन्होंने कहा कि नहीं हम त्यागपत्र देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हम त्यागपत्र देंगे, वो वाला ज्यादा। और ये सरकार को उन्होंने कम्युनिकेट किया कि नहीं किया कि मैं जा रहा हूं? नहीं किया, नहीं किया, बात ये तो नहीं मैं किया। उन्होंने सरकार को नहीं कम्युनिकेट, मैं हर सरकार को उन्होंने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, यही तो असली समस्या है। मैं त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं कि परिस्थितियां ऐसी बन गई या बना दी गई या जो भी है कि उनको इस्तीफा देने का फैसला करना पड़ा, और जब फैसला उन्होंने किया तो उन्होंने उसकी सूचना किसी को नहीं दी, सीधे राष्ट्रपति भवन चले गए। अगर सूचना दी होती तो निश्चित रूप से शायद राष्ट्रपति भवन तक ये सूचना अनऑफिशियल पहुंच जाती, और वो ऐसे अनअनाउंस्ड भी ना जाते। अनअनाउंस भी नहीं जाते। ठीक। अच्छा, खड़गे साहब की बात आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कल तक ये कहते थे कि धनखड़ जी के इस्तीफे से किसी और का कोई लेना देना नहीं है, ये तो बीजेपी वालों का मामला है, आज उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है। सरकार देश को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की असल वजह बताए। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयल्टी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो सत्ता उन्हीं का साथ देते थे, उन्हीं का पक्ष रखते थे, लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी उनको किसान पुत्र भी बता रही है, कह रही है किसान पुत्र का अपमान किया है इस सरकार ने, इस तरीके से इस्तीफा अगर उनका हुआ है तो। अरे कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई, ये डेप्यूटी लीडर है लोकसभा में कांग्रेस, इन्होंने एक मीडिया पोस्ट किया। इन्होंने लिखा कि एक संवैधानिक पद की गरिमा पीठासीन अधिकारी की भूमिका और त्यागपत्र दोनों में बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट से इस्तीफे के राजनीतिक स्वरूप का पता चलता है। मतलब इन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके विदाई पर बस 2 लाइन का ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, उसी से पता चलता है कि जो खड़गे साहब कह रहे थे कि दाल में कुछ काला है और ये गरिमामयी विदाई नहीं है। अब देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि इससे पहले जैसे विदाई होती आई है, उपराष्ट्रपति की हो, राष्ट्रपति की हो, किसी व्यक्ति की राज्यसभा से हो, तो आपने देखा प्रधानमंत्री का भी भाषण होता है, उस व्यक्ति को अपनी बात कहने पर भी आप पूरा मौका देते। गुलाम नबी आजाद के भाषण पर के विदाई पर राज्यसभा से प्रधानमंत्री रो पड़े थे, सैल्यूट किया था। हामिद अंसारी के टाइम पर तंज मारते हुए सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक लंबा भाषण हुआ था। वेंकैया नायडू के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्द कहे थे कि वो रो पड़े थे, उनकी इतनी तारीफ की गई थी। और लेकिन यहां जगदीप धनखड़ को एक आखिरी सिटिंग का भी मौका नहीं मिला। लेकिन एक जिसको कहें कि इसमें वो पॉइंट है, कार्यकाल पूरा होने पर फेयरवेल का पूरा प्रोसेस है। एब्रप्ट अगर कोई कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसके फेयरवेल का कोई ऐसा अगर यही मतलब सच होता, तो कहें तो नैतिक तौर पर या कहें कि शिष्टाचार में तो होना ही होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये बात सच भी होती कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा उन्होंने दिया, जो बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम भाई उनको मौका मिलता ना कि भाई आप अच्छा आप नहीं, तब तो देखिए वो फिर तो जो इस्तीफे का एक शब्द राजीनामा भी है ना, जो मराठी में गुजराती में है, तो राजीनामा का मतलब ये होता है कि आपस में मिलजुल के भाई हम जब छोड़ रहे हैं तो राजीनामा हो राजी होकर हमारे आपके बीच जो राजीनामा ये हो गया कि भाई हम छोड़ रहे हैं इसको पद को, तो रजामंदी से होता है राजीनामा। तो ये रजामंदी वाला तो था नहीं। तो मतलब जो कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे या गौरव गोगोई ने कहा है वो सच ही है, दाल में काला है, मतलब वजह जो वो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं है। बहरहाल बहुत सारे सवाल अब परसों से इस पूरे प्रकरण पर चल रहे हैं। कल आज की बात प्रोग्राम में रजत जी ने
पूरे घटनाक्रम को समेटते हुए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। उन्होंने बताया था कि क्या कुछ हुआ पर्दे के पीछे और सारी परिस्थिति इस हद तक कैसे पहुंच गई, इस मुकाम तक कैसे पहुंच गई कि जगदीप धनखड़ को रात के 9:30 बजे अपना इस्तीफा देना पड़ा और फिर उसकी सार्वजनिक सूचना भी देनी पड़ी। सुनिए। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? मुझे लगता है वो सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, टकराव कैसे शुरू हुआ, कहां तक गया, यह समझाता हूं। पहली बात, जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वो सरकार के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं, जो भी करते हैं उनके कहने पर करते हैं। आपको याद होगा कि संसद के परिसर में वाइस प्रेसिडेंट के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री की गई थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था। उसकी वजह यह थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों के नेताओं से लगातार टकराते थे। विरोधी दलों के नेता कन्विंस हो गए थे कि धनखड़ साहब सरकार के इशारे पर उन्हें बोलने नहीं देते, बार बार उनका अपमान करते हैं। इस कारण सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता गया। दूसरी बात, कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने जुडिशरी पर डायरेक्ट अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जजेस को भी यह लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ये काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, उस सरकार के करीबी हैं। जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते उन्होंने भी सरकार को जगह जगह डिफेंड किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। ये सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी। बात बढ़ती गई। चौथी बात, उन्होंने जगह जगह सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करना शुरू कर दिया। आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक उनकी शिकायत थी कि सरकार में उनसे कोई बात नहीं करता, उन्हें घुटन महसूस हो रही है और कोई उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह एक तरह की धमकी थी, सरकार से सीधा टकराव था। फाइनल फेज में धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, अरविंद केजरीवाल को टाइम दिया, इन सबको बहुत कुछ कहा। यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जब सरकार को लगा अब वो राज्यसभा में भी एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, खुले टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन गया। ये कन्वे किया गया कि अब ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा और यह भी बता दिया गया कि अगर धनखड़ साहब ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनका इंपीचमेंट भी हो सकता है। धनखड़ साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने टॉप लीडरशिप का असेसमेंट करने में गलती कर दी थी, दाव उल्टा पड़ गया, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। तो रजत जी ने सारा घटनाक्रम आपको बता दिया। उन्होंने ये भी बता दिया ये प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हुई, कैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं। मैं विजय जी का शब्द इस्तेमाल करूं तो ट्रस्ट डेफिसिट कैसे गहरा होता चला गया, बड़ा होता चला गया और फिर अंत में उनको ये साफ साफ कम्युनिकेट कर दिया गया कि अब आपका हमारा रिश्ता यहीं तक, अब त्यागपत्र हो जाए तो वही बेहतर है। क्लियर उन्होंने, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, रजत जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वही बात है, वो ट्रस्ट डेफिसिट की बात हुई और सरकार की तरफ से मैसेज ये कर दिया गया कि भाई अब हमारी तरफ से बात खत्म है। आपके लिए एक सम्मानजनक स्थिति होती ना, सरकार यदि इम्पीचमेंट का वो लेकर आती। सरकार ने क्या भूमिका बनाई आपको पता है? पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ एमपीज के खाली पेपर पर साइन करवाना शुरू किया और वो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के थ्रू कि भाई ये उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये जब ये राज्यसभा में इन्होंने विपक्ष के वो 63 एमपीओ वाली चिट्ठी स्वीकार कर ली और बता दिया कि ऐसा ऐसा ये प्रस्ताव हमारे पास आया है, कार्रवाई शुरू की जाए, तो उसके बाद बताया, खबर आई कि कोरे कागज पर बीजेपी के सांसदों के दस्तखत होने लगे। तो ये जो बात विजय जी कह रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है ऐसा कि जगदीप धनखड़ को शायद ये लगा कि ये जो दस्तखत कराए जा रहे हैं बीजेपी के लोगों के, ये मुझे इम्पीच करने के लिए तो नहीं कराए जा रहे,
हालांकि अचानक बीजेपी जो है अपने ही नॉमिनेटेड राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट तक चली जाएगी, ऐसा उनका मानना बड़ा अजीब होता, लेकिन ऐसा कुछ लोगों ने कहा। हालांकि वो दस्तखत किए इसलिए जा रहे थे कि राज्यसभा में जो केवल विपक्ष के लोगों की जस्टिस वर्मा के लिए जो दिया जस्टिस वर्मा के लिए, उसमें हमारे नाम भी शामिल, वो अटैच करने के लिए, लेकिन उसको प्रोजेक्ट इस रूप में किया गया कि वो वाइस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के लिए हो रहे हैं। इतनी जल्दी इम्पीचमेंट का ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप दस्तखत करा के इम्पीचमेंट देने लगे। सरकार है, मुझे लगता है कि वो दस्तखत उसके लिए हो रहे थे, लेकिन जो परिस्थितियां बन गई थी उसमें धनखड़ साहब बहुत असुरक्षित हो गए और उनको लगा कि भाई इससे अच्छा चल खुसरो घर आपने रैन भैया देश कि अब चलो, तो वो चल दिए। मुझे तो ये लेकिन एक चीज बताऊँ आपको, देखिए मैं 2 सरकारों का उदाहरण दूंगा। जब यूपीए सरकार बनी तो भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे और वो एनडीए के अपॉइंटी थे, लेकिन दिक्कत नहीं आई। हामिद अंसारी यूपीए के अपॉइंटी थे और एनडीए की सरकार थी, ठीक है, उनकी विदाई के समय मोदी जी ने कुछ तंज किया थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत उससे नहीं आई। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ, तो दोनों तारीफ की। तो ऐसा कलाम साहब राष्ट्रपति थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ऐसा, और ये तो इसी सरकार के अपॉइंटी थे भाई। या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बहुत सारी बातें और भी आई हैं सामने की, मतलब जगदीप धनखड़, कल देवेंद्र पराशर जो थे उन्होंने बहुत सारी कहानियां शाम के प्रोग्राम में बताई, क्या क्या हुआ पीछे, जिसकी वजह से सरकार बड़ी असहज थी और पसंद नहीं कर रही थी जगदीप धनखड़ का व्यवहार। उसमें बहुत सारी बातें थी। जैसे देवेंद्र ने ये कहा कि भाई ये प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर है कि नंबर 1 पर राष्ट्रपति, नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पर प्रधानमंत्री, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री नंबर 1, राष्ट्रपति नंबर 2, उपराष्ट्रपति नंबर 3, ये व्यवहारिक बात नहीं, उसमें ये लेकिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है और शासन प्रमुख प्रधानमंत्री। लेकिन इसको शायद लिटरली ले लिया जगदीप धनखड़ जी ने कि मैं प्रधानमंत्री से भी ऊपर हूं, तो मेरा प्रोटोकॉल उनके जैसा हो, कम से कम उनसे ऊपर नहीं तो मेरे काफिले में गाड़ियां भी वैसी बढ़िया बढ़िया होनी चाहिए। मैं विदेशी यात्राओं पर जाऊं तो मेरा प्रोटोकॉल वहां भी वैसा ही होना चाहिए। बहुत सारी बातें। जेडी वेंस की जो विजिट हुई थी, उसको लेकर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इनकी और मेरी मुलाकात होनी चाहिए, ये उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति बराबर के उसमें है। हाँ, और उन्होंने कहा कि जयशंकर साहब को मुझे ब्रीफ करना चाहिए कि ये आ रहे हैं तो इनसे क्या बातचीत होनी चाहिए। त्रिपाठी जी कुछ और बातें हमको बता सकते हैं? देखिए, जगदीप धनखड़ को लेकर जो कुछ अब सामने आ रहा है, छप रहा है, और उसका कुछ हद तक पहले भी दिखता था। जब वो एक मुख्यमंत्री के सामने वो व्यवहार करते थे पश्चिम बंगाल में, तो वो बीजेपी को भी बुरा नहीं लगता था, ठीक लगता था, क्योंकि पॉलिटिकली उनको ठीक लगता था। उसका तो रिवॉर्ड दिया गया, उसका तो रिवॉर्ड मिला। वहां जिस तरह की स्थितियां थी उसमें कई बार लगता था भाई कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनको करना चाहिए। राज्यपाल की भूमिका है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, पूरी तरह से रूलर का रूल हो जाए, तो ये करना चाहिए। लेकिन जगदीप धनखड़ को क्या ये समझ में नहीं आता है कि इस देश की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे चलती है? और मैं बार बार यही प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, इस देश में कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो उसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, वो है भारत का प्रधानमंत्री, इसके अलावा और कोई नहीं। और उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है उसको अगर समझना हो तो कोई उप प्रधानमंत्री हो तो उसकी भूमिका से तय कर लीजिए। अब उनकी इच्छा तो ये भी लोग कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि उनकी इच्छा तो ये भी रहती है कि जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चित्र लगते हैं उनके भी चित्र लगे। क्या ये संभव है क्या? और जिस प्रोटोकॉल और हायरार्की को लेकर वो विदेशों तक में बहुत नाखुशी और एक नाराजगी जता चुके, वो तो थोड़ा मतलब कहें कि थोड़ा बचपने जैसा दिखता है। और धनखड़ साहब जिस तरह की उनकी राजनीति रही है, ये आप लोगों को जरूर ध्यान में रहना चाहिए। 89 में जनता दल से, 91 में कांग्रेस का समय आया तो फिर कांग्रेस में, उसके बाद कांग्रेस से चुनाव हारे, एक बार हारे, दूसरी बार तीसरे नंबर पर, और 2003 में भाजपा में आए तो उनका सबसे बड़ा 2016 में विधि प्रकोष्ठ। तो आज कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जिसको भी चुनेगी वो खैर उनका अपना बिल्कुल अपना होगा। देखिए, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इनको किसने बनाया? धनखड़ साहब को, जो अभी बंगाल की बात कर रहे हैं। ये ठीक है, कोई भी गवर्नर, उसकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है तो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजे, लेकिन सड़क पर जाके बाउंड्री फांद रहा हो गवर्नर, ये कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर जाके खुद यूनिवर्सिटी में बाउंड्री फांदने लगे। तो धनखड़ साहब तो वो भी कर रहे थे, वो किसी गवर्नर को आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। कमला बेनीवाल गवर्नर थी गुजरात की, उन्होंने मोदी जी की सरकार के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट की, लेकिन बाउंड्री फांदने कहीं नहीं। कह रहे हैं कि उनका व्यवहार बंगाल से बिल्कुल, और उसका रिवार्ड मिला, तो जाहिर है उनका मन तो बढ़ना ही था। अब जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने आज कुछ बातें लिखी हैं कि थोड़ा सा तुलना ठीक नहीं है, लेकिन
किसी व्यक्ति को हम किसी टास्क पर दूसरे अपने विरोधी के पास रखें, मैं इसकी तुलना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, सरल कर देता हूं, तो वो तो कुछ भी करेगा, वो धाय धुई करेगा, मारा पीटी करेगा, गोली चलाएगा। मतलब मान लीजिए मुझे किसी आदमी को निपटाना है, लेकिन अब वो मेरे साथ रहे, अब मुझसे ही आगे आगे चलने लगे, मुझे ही निपटा दे। देखिए ना, सरल कर रहा हूं, बाकी इसका मेरी बात से और धनखड़ जी से कोई लेना नहीं। भस्मासुर की कहानी पुराणों में इसलिए बताई गई है। अच्छा, भस्मासुर मत पैदा करिए। सर 2-3 बातें जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखी, इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अब कितनी सच है तो अखबार वाले बताएंगे कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल लेवल प्रोटोकॉल डिमांड किया फॉरेन विजिट्स पर, हमने आपको बताया। अब ही डिमांडेड अपग्रेड फ्रॉम स्मॉल एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट, जिस जहाज से वो चलते हैं वो छोटा था, तो जहाज भी बड़ा मिले, ये उन्होंने शायद डिमांड किया, ऐसा लिख रहा है इकोनॉमिक टाइम्स। और तेहरान पर गए तो वहां उन्होंने सूट अपग्रेड की मांग की, जिस कमरे में ठहराए गए होंगे वहां डिमांड क्या कहानी तो और गजब है। और देखिए हमारे दूतावास के लोगों का कहना है वो उस गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उसके बावजूद ये चाह रहे थे कि हमको प्रेसिडेंशियल स्वीट मिल जाए। और कई बार ये भी लगता है, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि ये खबरें थोड़ा और पहले आती तो अच्छी होती, लेकिन धनखड़ जी का जो व्यवहार था उसमें ढेर सारे एबरेशंस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक समय ब्रेक का हो गया, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक कमेंट तो जरूर चाहूंगा आपका। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए सर, जो आम लोग लिख रहे हैं आजकल, तो हर किसी के पास वो जरिया है अधिकार है। आपको बीजेपी अलाइंड या राइट विंग अलाइंड बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि जगदीप धनखड़ जी के बारे में ऐसी बातें की, वही मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कुछ कर रहे थे ये तो बीजेपी का एजेंडा फर्दर कर रहे थे ना, चाहे जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी को हेड ऑन लिया हो, सब कुछ जो भी वो बात, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गलत क्या था इसमें। दो बातें अभी जो कहा गया कि भाई वो जब गवर्नर के तौर पे वहां कर रहे थे बीजेपी को ठीक लग रहा था, बीजेपी को ठीक नहीं लग रहा था, बीजेपी को सूट कर रहा था। और आज आप उसकी बात विवाद कर रहे हैं। उस दिन तो आप कहते थे वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, और फिर वही बात आप वहां पर कर रहे हैं बोस साहब के साथ, जो तमिलनाडु में हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये, और आज क्या हो रहा है मुझे लग रहा है, मतलब मैं सॉरी टू से, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के व्यक्ति के रेजिग्नेशन के बाद, इस्तीफा देने के बाद उसे डिमोनाइज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि डिमोनाइज करेंगे आप, और इतनी छोटी छोटी बातों पर आप डिमोनाइज कर रहे हैं कि हॉल कमरा कौन सा मिला था नहीं मिला था, मतलब ये डिमोनाइज करने की बात है, और ये सरकारों के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन खबरें सरकार के थोड़ी आती हैं खबरें, ये बातें तो सरकार ही जानती है जो आ रही है। बिना सरकार के थोड़ी। तेहरान में किसी कमरे को लेकर विवाद हुआ था, ये कौन जानता है? भारत सरकार ही जानती है, सरकार के सूत्र जानते हैं। और क्या, तो मैं बिहार का एक सर्वे अब दिखाने जा रहा हूं। इस सर्वे में इलेक्शन से पहले या फिलहाल कौन सी पार्टी या गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, जनता के मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार कितने लोकप्रिय बाकी हैं या लोकप्रिय हो गए हैं, ये सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खबरें जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई जो रह गई थी, मैं ज़रा उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। कल आपने देखा कई मुलाकातें हुई, हमने आपको दिखाया, हरिवंश जी जो है वो मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति से गए थे। कल ही गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई थी। अब इस मुलाकात का क्या सबब हो सकता है? क्या ये वो इम्पीचमेंट वाले मामले से जुड़ा हुआ लग रहा है आपको, जो जस्टिस वर्मा वाला, कि अब वो लोकसभा में ही आएगा? अब वो नहीं सर, लेकिन अब वो लोकसभा में ही आएगा। हाँ। लेकिन वो धनखड़ साहब एक्सेप्ट तो कर चुके हैं, वो तो नहीं, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। कैच है क्या? एक्सेप्ट नहीं हुआ, भले दिया लेकिन अभी प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, तो अभी डिसीजन हरिवंश जी को ले लिया। अभी शुरू नहीं हुआ ना, वो तो हरिवंश जी अभी वो शुरू नहीं हुआ था, लोकसभा में ही हुआ सारा काम। नहीं, घटना तो आ जाता तो बिल्कुल ट्रिगर तो वही बना, ट्रिगर वो बना कि सरकार को लगा कि अच्छा नहीं लगा, प्रोसेस में नहीं आया ना। अगर प्रोसेस में आ जाता फिर तो प्रोसेस में तब वो आता। चुनाव अब ये लोकसभा में आएगा, जो भी कमेटी बनेगी इसकी जांच की वो ओम बिरला बनाएंगे। ओम बिरला। चल, एक बात तो ये हो गई। अब मैं आपको इसमें कांग्रेस का एंगल बताता हूं क्या है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के ट्वीट किए, खास तौर पर जयराम रमेश जो ट्वीट कर रहे हैं वो हर किसी को हैरान कर रहा था। मतलब अब वो उन्होंने कहा कि वो तो अब उनको किसान पुत्र भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि साहब इनको मनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री मनाए इनको। जयराम रमेश के एक ट्वीट पर जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, ऐसा लगता है कि उसने उसकी रणनीति पर पानी फेर दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सरकार के दौर में उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। मतलब इस सरकार के दौर में, मोदी जी की सरकार में, धनखड़ साहब ने हमें बड़ा स्पेस दिया, बात का हमें मौका दिया। उपराष्ट्रपति ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से निशाने पर लिया। जयराम रमेश ने यह भी लिखा
कि वो नियम, कायदों, परंपराओं, मर्यादाओं सबके बड़े पक्के थे। ये जयराम रमेश कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ महाभियोग लेकर के आई थी। अब जब उन्होंने कहा कि उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये सब इस्तीफे से, मतलब सार्वजनिक जब हुआ इस्तीफा उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर कहा कि प्रधानमंत्री को मनाना चाहिए उनको कि वो इस्तीफा ना दें। सब हैरान कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है। तो पी चिदम्बरम के पास लोग पहुंचे, मीडिया वाले पहुंचे। उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसा लिखा जा रहा है, आपके मीडिया विभाग के प्रमुख ऐसा लिख रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी की राय है? ये जगदीप धनखड़ जो है वो नियम कायदों के पक्के थे और आप लोगों को बड़ा मौका देते थे और उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आप उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, चिदम्बरम ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं ये हमारी पार्टी की राय नहीं है, ये जयराम रमेश का निजी मत है। धनखड़ को अपनी सीमा लांघने की कीमत चुकानी पड़ी, सरकार और धनखड़ के बीच रिश्ते खराब हो गए थे, इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस में जितने नेता उतनी बातें, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी ने वो ये तो बिल्कुल भी नहीं बातें कहीं जो जयराम रमेश कह रहे थे। इनफैक्ट इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने उनकी अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जयराम रमेश को अचानक क्यों इतना लगाव हुआ धनखड़ साहब से? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो जयराम रमेश भी अपनी सत्ता और अपना चलाते हैं। कई बार हुआ है इस तरह के, नहीं इसके पहले भी कई तरह के प्रकरण आए कि उन्होंने जिस तरीके से वो पार्टी के लाइन के अलग लेकर अपना ट्वीट कर देते हैं, कई बार इस तरीके से बयान देते हैं, कोई इस तरीके से ट्वीट कर देंगे कि बाद में उन्हें फिर वो डिलीट करना पड़ता है, ऊपर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोन आता है तो वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो जयराम रमेश अपनी अलग, लेकिन देखिए कांग्रेस की दुविधा की स्थिति बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। जयराम रमेश जैसे सीनियर लीडर जो राज्यसभा में है, पार्टी कितने बड़े नेता है, मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्हें पार्टी की लाइन नहीं मालूम है कि किस लाइन से पार्टी को चलना है। राहुल गांधी से उनका क्या संवाद नहीं होता, केसी वेणुगोपाल से क्या उनका संवाद नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या वो संवाद लेके नहीं लेते हैं, क्या पार्टी की अधिकृत लाइन तय होती है? इस प्रकरण पर सरकार को घेरने के लिए धनखड़ साहब की तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी आपको। और जब आपको तो प्रक्रियाओं पे घेरते हैं। बिल्कुल, और आपको अगर करना है तो पार्टी में वरिष्ठ नेता तो पूछ तो लीजिए कि मैं क्या ट्वीट करने जा रहा हूं, पार्टी की अधिकृत लाइन क्या है, वो पूरी पार्टी उसी लाइन पे चले। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की बार बार की गलती होती है। और देखिए अब कांग्रेस के अंदर भी एक नया माहौल खुल गया है। अब कांग्रेस जो जाट नेता है इसे जाट बनाम बीजेपी बना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई सत्यपाल मलिक का हुआ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ ऐसा हुआ, अब धनखड़ साहब के हुआ, तो अशोक गहलोत तो राजस्थान के जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जाट नेताओं के साथ बैठे, ये रणनीति लेकर अलग उसको चल रहा है। तो स्ट्रेटजी देखिए जयराम रमेश की दिक्कत क्या है। देखिए, एक होता है पॉलिटिकल व्यक्ति, जो पॉलिटिकल होता है वो इस तरह की गलती कभी नहीं करता। रमेश साहब जो है स्कॉलर हैं, एकेडमिशियन हैं, एकेडमिक्स से जानकार हैं। भाई एक तरफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, प्रदर्शन किया, मिमिक्री की और यही आरोप लगाते रहे उपराष्ट्रपति पे कि ये सरकार की तरफ झुके हुए हैं। अब आप कह रहे हैं सबको बराबर समय देते थे, कौन मानेगा? वो भी इसी मतलब लोकसभा में, इसी सरकार के कार्यकाल में। आप 50 साल बाद लिखते अपनी किताब में तो समझ में भी आता, लोग भूल जाते। आज आप कह रहे हो, कौन मानेगा? तो अब हाँ, ये मैं सभी की बात से सहमत हूँ कि प्रक्रिया पर आपको कहना है, एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको इस तरह से अनसेरेमनियसली नहीं जाना चाहिए था। इस तरह से अगर उनका चाहे निजी कारण हो चाहे जो कारण हो, जो बात गौरव गोगोई ने लिखी, जो गौरव गोगोई ने लिखी, ये गौरव गोगोई ज्यादा मैच्योर है क्योंकि वो चुनाव लोकसभा का जीत के आते हैं ना। फोन आ जाएगा किसी का, आ जाए, मैं तो कोई फोन पे थोड़ी मजाक कर रहा। भाई गौरव गोगोई चुनाव लोकसभा का जीत के आते हैं और जयराम रमेश राज्यसभा में आते हैं। ये फर्क है एक जनता के बीच से चुने हुए नेता का और एक ठीक है मतलब मनोनीत नेता का। अरे ये सारा मामला हुआ क्यों? जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के कि उन्होंने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जगदीप धनखड़ ने। अब इस पर एक खबर मैं आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। जो इनके घर में कैश मिला था, जले हुए नोट मिले थे, उस पर एक आंतरिक समिति बनाई थी, जांच समिति बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ने उस वक्त, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे शायद, और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और उस रिपोर्ट को देने के बाद चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा था कि इनके खिलाफ इंपीचमेंट की तैयारी आप कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि ये जो जांच कमेटी की रिपोर्ट थी इसको इनवैलिड कर दिया जाए। ये मांग उन्होंने अपनी इस याचिका में की है। अपने खिलाफ लगे गए आरोपों को वो लगातार गलत बता रहे हैं। अब लेकिन जो चीफ जस्टिस गवई हैं
उन्होंने इस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया, रिक्यूज करना जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस सुनवाई का हिस्सा नहीं हूं बन सकता। उनकी बेंच के सामने ये मैटर आया था, क्योंकि ये जो जांच समिति बनी थी, जो पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने बनाई थी, मैं उस जांच समिति का हिस्सा था, तो इसलिए इस पर सुनवाई मैं नहीं जांच करूंगा। समिति का हिस्सा वो नहीं थे, उस जो जिस बेंच ने ये फैसला किया उसका हिस्सा वो थे, क्योंकि जांच समिति में तो 3 जो जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, हाई कोर्ट के थे। और इसका एक और मतलब, इसका पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये यशवंत वर्मा साहब ने जो कहा है, एक्चुअली धनखड़ साहब भी यही कह रहे थे पहले तो, कि वैलिड, इसकी वैधानिकता को चुनौती उन्होंने दी थी कि ये बना ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट। धनखड़ जी भी यही कह रहे हैं इन हाउस कमेटी का क्या मतलब है? हाँ, लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कमेटी को सौंप दिया, बेंच और बनेगी, तो इसका मतलब आप उनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं ला सकते अभी, समझे? अब इम्पीचमेंट कैसे लाएंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट उस बेंच पर तय करेगी, उसको जांच का होगा, या तो पार्लियामेंट इसको चैलेंज करे, सब जुडिस हो जाएगा ना? नहीं, पार्लियामेंट इसको चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है, अब हम इसको इम्पीचमेंट अगर सब जुडिस है भी तो पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है इम्पीचमेंट। नहीं, वो दोनों तो एक साथ नहीं चलेंगे ना, पैरेलल तो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है ना कि भाई अगर सरकार चाहे तो इस पे ले सकती है, जो रिपोर्ट जो सार्वजनिक हो चुकी है, और उसी रिपोर्ट को सरकार आधार लेके जा रही है। जजों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो यशवंत वर्मा को उन्होंने माना है ना, ये पैसा ही नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया ना, तो दी नहीं है, तो उस आधार पर संसद में हो सकता है, और सरकार उसी आधार पर इसको लेके जा रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है सरकार को कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया ना, जस्टिस यशवंत वर्मा उसकी याचिका को स्वीकार। हमारे संवैधानिक कुछ मामले में ऐसी इतनी ग्रे लाइंस हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है तय करना कि कौन इसमें सुप्रीम है। हमें याद है कि सोमनाथ चटर्जी को नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको उन्होंने लोनेस बना कर दिया था, क्योंकि वो कैश फॉर वोट वाले मामले जो उन्होंने कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ, जो क्वेश्चन पूछने पर जो एमपीज से पैसे लेने की जो मामला आया था, उस पर उन एमपीज को की सदस्यता खारिज की गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था, मतलब पार्लियामेंट भी जाके कह और सकते उसमें सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि ये पार्लियामेंट्री कार्रवाई अधिकार नहीं है, और उन्होंने नोटिस को रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया था। तो निर्भर करता है कि कौन सा स्पीकर कैसा कितना स्टैंड। नहीं, ये भी कर सकते हैं कि सरकार जाके कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमने ये इम्पीचमेंट इनिशिएट कर दिया है, तो अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जब इम्पीचमेंट नहीं उसमें सरकार है क्या, एक बार चक्कर में हमारा उपराष्ट्रपति चला गया, इसमें आप अब सुन याचिका, इसमें एक टेक्निकल बात समझिए कि इनिशिएट जब कर देगी तो उसके बाद भी जांच तो होगी ना, 3 जजेस उसमें भी होंगे कमेटी में। अच्छा चलिए सर, अब बिहार की बात कर लेते हैं। सरकार क्या कर रही है उसमें, जो जजों ने जांच की है ना, इसी रिपोर्ट को सरकार मान के चल रही है, नई कमेटी बनाएगी नहीं, और सरकार कहेगी 3 जजों की जो कमेटी बननी है तो ऑलरेडी बना चुकी है, उन्होंने दोषी बना दिया, अब कोई नई कमेटी सरकार नहीं बनाएगी, उसी रिपोर्ट को सरकार मान लेगी। रिपोर्ट को ही तो चैलेंज किया जस्टिस यशवंत वर्मा ने, वो तो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा चलिए सर छोड़िए, तो आप देखते हैं आगे इस पर सरकार क्या करती है। मैं आपको बिहार का एक ताजा सर्वे दिखा रहा हूं अभी। ये सर्वे वोट वाइब ने किया है, अमिताभ तिवारी डेटा एनालिस्ट हैं एक, और उन्होंने बिहार में एक सर्वे किया है। तो ये 21 जुलाई को उन्होंने जारी किया है इस सर्वे को, मतलब अभी 2 ही दिन पहले इसको जारी किया उन्होंने। तो ये डेटा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आते जाएंगे, मैं उसके अलावा भी, क्योंकि काफी डिटेल होती है इन चीजों में, तो वो मैं आपको जो है वो बताता जाऊंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद पर तेजस्वी यादव नंबर 1 है, 32.1% लोगों की पसंद है, और नीतीश कुमार 25% पर इसमें आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और 12.5% पर आपको प्रशांत किशोर, उनके बाद चिराग पासवान 9.4% पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी बहुत पीछे हैं इस फहरिस्त के अंदर। तो इसमें उतना गैप नहीं दिखाई देता जैसा पहले कुछ सर्वेज में दिखा था कि नीतीश कुमार तो 12-13% पर रह गए हैं, 15% पर रह गए हैं, नंबर 3 पर आ गए हैं, पीके उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। यहां तो डबल का गैप दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार में उनमें, लेकिन तेजस्वी यादव इस सर्वे में भी ज्यादातर लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इस सर्वे में इन्होंने सवाल पूछा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति आपका रुझान किस प्रकार का है? तो रुझान पर जो ऑप्शंस थे, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी, न्यूट्रल, या कुछ यहां हम कह नहीं सकते। 48.5% लोगों ने कहा है स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ। 48.5% लोगों ने, आधे लोगों ने, जी हाँ, और स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी मतलब बिल्कुल ठीक चल रही सरकार मानने वालों की तादाद 18.3 है, और निष्पक्ष 22% है, मतलब लगभग 50% लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। ये इस सर्वे का कहना है। आधे उधर जोड़ दो, आधे उधर जोड़ दो, तब भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। और इसमें जो बात और नोट करने वाली है, क्योंकि इन्होंने फिर जो सवाल पूछा उसका जो उत्तर आया वो किस आयु वर्ग में कितना लोगों ने दिया वो भी बताया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी वाली बात कहने वाले लोग हैं,
इनमें से 56% लोगों की आयु 25 से 34 वर्ष के बीच है। यानी युवा वर्ग वो जो नौकरी ढूंढ रहा है, जो रोजगार ढूंढ रहा है, वो कह रहा है स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है बिहार के अंदर। तो ये बड़ी इसका मतलब उसमें जंगल राज का असर नहीं है, क्योंकि अगर तेजस्वी आगे हैं, स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है, तो जंगल राज के, क्योंकि वो जो विजय जी कहते आगे हैं सर कि वो वर्ग है जिसने जंगल राज देखा ही नहीं। आगे इन्होंने पूछा अगर आपका वर्तमान विधायक फिर से चुनाव लड़ी तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? इस पर 55% लोगों ने कहा है नहीं। आगे इन्होंने पूछा आपको बिहार के समग्र विकास के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा है? तो इसमें 35.4 लोग कह रहे हैं, परसेंट लोग कह रहे हैं एनडीए, 36.1% लोग कह रहे हैं महागठबंधन, 10% लोग कह रहे हैं जनसुराज, और अन्य के लिए लगभग 5.3% लोग हैं। तो यहां भी ऑलमोस्ट आधे परसेंट का फर्क है, 0.7% पर। तो मतलब बराबरी पर है। ये मुख्य सवाल यही है कि आपको किस पर भरोसा है, तो मतलब उसी को वोट दोगे आप। तो यहां बिल्कुल बराबरी की बात जो है वो दिखाई दे रही है। इसमें भी जो समर्थन सबसे ज्यादा मिला है महागठबंधन को, वो उसी आयु वर्ग का है, 25 से 34 वर्ष का। और एनडीए को जो समर्थन सबसे ज्यादा मिला हुआ है 54% लोगों का, उनमें मतलब जितनों ने उनका नाम लिया उसमें उनकी आयु 55 साल से ऊपर है। जो आप लोग बात कर रहे थे जंगल राज वाले हैं, जिनको जंगल राज याद है, मालूम है, झेला है। हाँ, तो वो लोग जो है वो लोग इस पक्ष के हैं कि एनडीए बेहतर है। अरे ये कि आपको रोजगार सृजन के लिए किस पर भरोसा है, तो इसमें भी महागठबंधन के लोगों को लगभग 39.6% लोगों ने कहा है, 32% एनडीए को। तो रोजगार के सवाल पर तो उनका नैरेटिव था तेजस्वी यादव का, जो नीतीश की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बना लिया कि भाई मैंने ही दी ये नौकरियां। मुख्यमंत्री नीतीश को लग रहा है इस सर्वे में ऐसा दिखता है कि वो शायद उनके फेवर में गया। कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की सरकार में? ये इंटरेस्टिंग है। सुधार हुआ है कह रहे हैं 28.7, कोई बदलाव नहीं हुआ कह रहे हैं 28.5, बिगड़ गया है ये कह रहे हैं 34.2। 34% लोग कह रहे हैं कि बिगड़ गया है। एक्चुअली तो ये फेवर में हुआ नीतीश कुमार जी के फेवर में हुआ। क्यों 28 और 28 मतलब कोई सुधार और नहीं, बिगड़ गया है, बिगड़ गया कह रहे हैं 34%, बिगड़ गया 34% कह रहे हैं, लेकिन उसको दोबारा से आप पढ़िए ना। सुधार हुआ 28%, हाँ, कोई बदलाव नहीं है, जैसा था पहले वैसा ही चल रहा है। मतलब कोई बदलाव का मतलब ये नहीं, हाँ, लालू राज की बात है। 28 और 34 जोड़ दें तो ये पक्ष में जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेरे हिसाब से। मतलब नहीं, अग्रीड, मैं भी सहमत हूँ। 28, हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल उन्होंने किया है कि हाँ, क्या बीजेपी को नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए? ये इंटरेस्टिंग है। अरे सवाल का जवाब देखिए। हाँ, अच्छा काम किया है ये कहने वाले हैं 24% लोग, कि बीजेपी नीतीश को ही आगे रखे। 24% लोग कह रहे हैं। ये कहा है कि ये कुछ दूसरा वर्ग है जो कह रहा है हाँ नीतीश कुमार को ही आगे करे क्योंकि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। ये दो अलग कैटेगरी हैं। ये कितने लोग हैं? ये 23% है। तो मतलब 47% के करीब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को आगे रख करके ही चले। बिल्कुल नहीं, बीजेपी को अपना चेहरा घोषित करना चाहिए, ये 33.7% लोग कह रहे हैं। तो 47% लोग कहते हैं नीतीश आगे रहे और 33% कहते नहीं रहे, कि 33% कहते नहीं बीजेपी अपना चेहरा। ये बीजेपी समर्थकों के लिए सवाल, ये बीजेपी समर्थकों का सवाल हुआ। और इसको 33% में उसको आपको इधर जोड़ना चाहिए कि जो ऑल्टरनेटिव नहीं है, इस वजह से आप रखें। इसका मतलब वो चाहते तो हैं बीजेपी का कोई हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, तो फिर ठीक है नीतीश कुमार जी के साथ ही चलिए। ये केवल बीजेपी सपोर्टर्स का है मेरे ख्याल से। बीजेपी सपोर्टर्स के लिए वो तो मुख्यमंत्री। आप बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैंने आपको ये बता दिया अभी। नीतीश कुमार 25%, तेजस्वी यादव 32%, प्रशांत किशोर 12.5%, चिराग पासवान 9.5%, और सम्राट चौधरी 4.1%। एक राजेश राम जी का भी नाम है, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनको लगभग 2.5% लोगों ने अपना मत दिया है। अरे इसमें जो मैंने नोट किया वो ये कि नीतीश कुमार को जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लगा था महिलाओं का समर्थन ज्यादा मिलता होगा, वो कम हो गया है। कम है। इसमें पुरुषों का ही हिस्सा ज्यादा है नीतीश कुमार जी के समर्थन में जितने लोग हैं। तो ये बात हुई साहब। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है बिहार चुनाव आयोग द्वारा, जो चलाई जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया, इसको आप कैसे देखते हैं? तो अवैध वोटरों को हटाने की प्रक्रिया है, ये 34.5% कह रहे हैं, मतलब पॉजिटिव, ठीक है प्रक्रिया। नियमित प्रक्रिया है, ये कह रहे हैं 15.8%, ऑलमोस्ट 16% लोग। तो 34.5 और 15 इसको भी जोड़ सकते हैं, 49% ठीक है जो हो रहा है। इस समय जरूरत नहीं थी 27.3, ये भी उसमें जोड़ सकते हैं। चुनाव परिणाम प्रभावित करने की कोशिश है, ये कह रहे हैं 14.8। मतलब जो इसको प्योरली नेगेटिव
देख रहे हैं वो 14% वो ऑलमोस्ट 15% लोग हैं। बाकी लोग कह रहे हैं भाई इस समय ना करते बाद में कर लेते, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो रूटीन है, या लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है अपात्र लोग इससे हटेंगे। तो मतलब इस ड्राइव को बीजेपी का माफ कीजिएगा बिहार के लोगों का समर्थन है, ये इस सर्वे वोट बैंक के उससे भी नजर आता है ना कि सड़क पे तो लोग नहीं आए ना, बिहार के लोग कोई नहीं आया और फॉर्म जमा करा दिए सबने। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा क्या है? ये आई विश कि ये ठीक ही हो जो इसमें है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इसमें सबसे बड़ा मुद्दा 49.5% लोगों ने कहा है, 50% लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जनता का अगर ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा उसी लिहाज से वोट करेगी ना। ये जाति और धर्म से ऊपर का मुद्दा है। जी जी। इसके बाद महंगाई 11%, कानून व्यवस्था 12%, कानून व्यवस्था को 12% लोग मुद्दा मान रहे हैं। तो ये क्या आप बिहार की जाति आधारित राजनीति को बदलना चाहते हैं? लीजिए आपके मन का सवाल आ गया, उन्होंने पूछा कि आप जाति आधारित व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। 80.5% लोग कह रहे हैं हाँ, लेकिन वोट फिर भी जाति पे देंगे। यही मैं कहने जा रहा था। क्या होता है, मुसोलिनी का एक कोट है बड़ा मशहूर कि व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में खुले में जितना ईमानदार होता है, गुप्त रूप से उतना बेईमान होता है। अब इस सार्वजनिक रूप में आप कुछ भी कहिए, लेकिन जब आप अकेले में कोई काम करते हैं तो इसका निचोड़ क्या मानते हैं त्रिपाठी जी आप? मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में सबसे आगे तेजस्वी यादव, बदलाव कौन कर सकता है, बिहार को बेहतर कौन चला सकता है? महागठबंधन पर ज्यादा भरोसा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश जी को नंबर है। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है वो और कुछ नहीं, सिर्फ ये जो सीएम का पसंदीदा चेहरा है ना, उसी से सब कुछ तय हो जाता है। लगभग उसी जगह पर तेजस्वी खड़े हैं जो कुल महागठबंधन का वोट है। और मैं अक्सर कहता हूं कि इतना कड़ाई से मजबूती से खड़ा वोट बैंक किसी के पास नहीं जैसा तेजस्वी के पास है। 32% मतलब ये हुआ कि उनका जो महागठबंधन का वोट है वो पूरी तरह से उनके साथ इंटैक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भले कन्हैया कुमार पप्पू यादव को उतार दें, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय जनता दल वो एक साथ है, उनका हर वोटर उनके साथ। लेकिन यहीं फिर कैच आ जाता है, नीतीश कुमार अपने गठबंधन की मतदाता संख्या से बहुत नीचे हैं, 25% पर है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लोग कह रहे हैं कि यार बहुत हो गया, बस हो गया। और आगे के जो आप सवाल इसमें सर्वे में बता रहे हैं तो वो उससे रिलेट करता है। वो कह रहा है अच्छा ठीक है भाई, विकल्प नहीं तो चलो रख लो, लेकिन कहता है कि होना तो चाहिए, बदलना तो चाहिए। तो ये बिहार की मना स्थिति दिखाता है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिस बड़े वर्ग को यानी 25 साल के ऊपर का जो वर्ग है उसको दिख रहा है कि क्या सुधार हुआ है, लेकिन जो गड़बड़ हुई है वो भी उसको दिख रहा है। तो दोनों मिलाकर 50 के ऊपर चले जाते हैं। इसमें कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा आपको? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत ठीक दिख रहा है ये। और चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। अगर आप जिसको कहें कि सेंट्रल थीम एक होती है हर इलेक्शन की, तो इस बार तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव कितना अच्छा या बुरा करेंगे उससे चुनाव तय होने वाला है। पहले के चुनाव नीतीश कुमार पर होते थे, यानी नीतीश के अगेंस्ट या उनके प्रो। इस बार ऐसा नहीं। तेजस्वी की मुश्किल ये हो रही है कि वो अपने उस 32-33% मतदाता समूह में बढ़ाने की गुंजाइश नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ा संकट है। वरना अगर आप एक फोर्स के तौर पर देखेंगे तो चाहे सड़क पर लड़ना हो, चाहे वोट के तौर पर हो, उनका कार्यकर्ता मजबूत है। सर, आपके लिहाज से सर्वे किसके पक्ष में लग रहा है? तेजस्वी के पक्ष में दिखाई देता है कि तेजस्वी कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपने बात की है, यूथ की बात की है और परसेंटेज की बात की है। हालांकि मुख्यमंत्री की पसंद तो हमने अरविंद केजरीवाल जी की भी देखी, सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो उस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर। वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप किसमें ये दम देखते हैं कि वो बिहार को बदलेगा। तो वहां पर तो वो है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से ठीक है। और हर्षवर्धन जी की ये बात ठीक है कि यदि वो 32% से आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा मजबूती से आ सकते हैं। और जो गठबंधन का वोट है एनडीए का, उसमें तो वैसे ही समझ लीजिए ना, आप दूसरे सवाल करते हैं। नीतीश कुमार जी जो मानते हैं उसको नहीं मानते। नीतीश कुमार जी ने कहा था, पहले के चुनाव में पोस्टर था, नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है, और अब वो फोटो लगी है मोदी जी की उसमें। तो नीतीश कुमार जी खुद नहीं मानते और आप पता नहीं सर्वे भी सब दिखाते हैं। एनडीए सरकार नारा हो गया। हाँ, फिर एनडीए सरकार नारा हो गया। सर, एक कमेंट आपका। नहीं, मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ। तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो 32-33% का जो वोट बैंक है, जो सॉलिड है, उसको कैसे उसमें इजाफा करें, उसको ले जाके 40% तक ले जाएं अगर सरकार बनानी है तो। क्योंकि 32% के खिलाफ जो दूसरा एकजुट हो जाता है ना, वो फिर आगे बढ़ जाता है। समीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें ज़्यादा चुनौती मैं देखता हूँ। वैसे ही अगर सर्वे देखें तो मिला जुला है, कुछ राहत की बात भी है एनडीए के लिए और कुछ चेतावनी भी इसके अंदर एनडीए के लिए छुपी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सत्ता में, आज सबसे बड़ी पार्टी बिहार की भारतीय जनता पार्टी, 80 विधायकों के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चौथे नंबर पर है लोकप्रियता में, पहले नंबर पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। और इतनी बड़ी पार्टी जो 20 साल से सत्ता में लगभग है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कोई चेहरा नहीं बना पाया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी असफलता है बिहार को लेकर। ठीक है, जहां तक नीतीश कुमार की बात है, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे भले ठीक ला रहे हैं, रोजगार और जो पलायन बिहार से हुआ है वो सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए रहने वाला है। आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।